स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, द वैदिक पीरियड। शुरुआत करते हैं चैप्टर की कि देखो पढ़ने क्या वाले हैं इसमें। वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं, सोर्सेस क्या क्या हैं, जैसे कि वेदास हैं, महाकाव्य हैं, और इसके अलावा आयरन आर्टिफैक्ट यानी कि लोहे के औजार वगैरह और पॉटरी वगैरह उसके बारे में। इसके अलावा ब्राइफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेदर वैदिक सोसाइटी एंड इकोनॉमी। यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का जो इकोनॉमी है यानी कि अर्थव्यवस्था है उसको भी देखेंगे, और कैसा समाज था दोनों वो भी देखेंगे, है ना। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि जो स्कॉलर यानी जो विद्वान है एंड हिस्टेरियन जो इतिहासकार हैं, रेफर टू द पीरियड व्हेन आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया एज द अर्ली वैदिक पीरियड। यानी कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक, है ना। बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका कॉमन एरा। तो यहाँ पे आएगा आपका 500, यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे आएगा आपका 1500, इस तरीके से, है ना। बिफोर कॉमन एरा यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, और कॉमन एरा यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो जो विद्वान है, इतिहासकार हैं, ये क्या मानते हैं कि जो 1500 से 1000 बीसी तक का वक्त है, इस वक्त में ही आर्यन क्या किए थे, सबसे पहली बार सेटल हुए थे यहाँ पे। बिटवीन 1000 BC to 500 BC, when iron had come to be used, it is believed that Aryan followed the course of the river and settled along the valley of the Yamuna and Ganga. अब 1000 BC से लेके 500 BC की बात कर रहा है कि जब लोहा जो है इस्तेमाल होने लगा, तो माना जाता है कि आर्यंस ने नदियों का रास्ता अपनाया और नदियों के आसपास यानी कि यमुना और गंगा की घाटियों में ये बसने लगे। द आयरन टूल्स हेल्प देम टू क्लियर द फॉरेस्ट। भाई लोहा क्या है, ड्यूरेबल है, शार्प भी हो सकता है अच्छे से। तो इससे उन्होंने क्या किया, जंगलों को क्लीन किया। दे मूव्ड इन द ईस्टवर्ड एंड द साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन, यानी पूरब की दिशा में ये गए और दक्षिण पूर्वी दिशा में ये गए। डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। आर्यंस सो फार नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है बंजारा इन नेचर, ग्रेजुअली सेटल्ड इन द गैंगटिक वैली। आर्यंस हैं कैसे, बंजारे हैं। बंजारे किसको कहते हैं, जिनका कोई रहने का ठिकाना ना हो, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो ओरिजिनली नेचर में कैसे थे, प्राकृतिक रूप से बंजारे थे, उन्होंने धीरे धीरे सेटल होना शुरू किया गैंगटिक वैली यानी कि गंगा के आस पास। दिस पीरियड इज नोन एज द लेटर वैदिक एज, और ये जो वक्त है इसको कहा जाता है लेटर वैदिक एज, इस युग को 1000 बीसी से 500 BC तक का। द कल्चर ऑफ द पीरियड इज रेफर्ड टू एज द वैदिक कल्चर बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द वैदिक टेक्स्ट। अब ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वैदिक ग्रंथ के ऊपर बेस्ड है, वैदिक टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है। सोर्सेस, सोर्सेस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमको किसी चीज के बारे में कैसे पता चलता है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा था, ग्रेट बाथ से पता चल रहा था, सिटाडेल और लोअर टाउन से पता चल रहा था, टाउन प्लानिंग से चीजें पता चल रही थी, पॉटरी से पता चल रहा था, बियर्डेड मैन वो जो शॉल ओढ़े हुआ था उससे पता चल रहा था, डांसिंग गर्ल से। तो यहाँ पे सोर्सेज हैं और लिखित रूप में है, लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक सोर्सेज हैं। द वैदिक टेक्स्ट may be divided into two broad chronological group। chronological का मतलब होते हैं एक के बाद दूसरा होने वाला घटना। तो chronological ग्रुप में एक के बाद दूसरे में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है द अर्ली वैदिक टेक्स्ट, यानी ये 1500 से 1000 बीसी तक, when most of the hymns of the ऋग्वेदा were composed। हाइम्स यानी कि जो मंत्र है ऋग्वेदा के, वो लिखे गए थे अर्ली वैदिक एज में। एंड द लेटर वैदिक टेक्स्ट, दूसरा वैदिक वो बाद का जो वैदिक टेक्स्ट है जो कि 1000 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है, टू विच बिलोंग द रिमेनिंग वेदास, और ये बिलोंग करता है जो बाकी सारे वेद हैं उससे, और उसके ब्रांचेस यानी उसके शाखाओं से। तो वेदास के शाखाएं कौन सी हैं, मतलब ब्रांचेस और कौन सी हैं। जैसे साइंस में ब्रांचेस है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इसमें ब्रांचेस हैं, ब्राह्मणास है, आर्यंकास है, उपनिषद हैं, एटसेट्रा।
हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरी किताब मैंने यहां आपके सामने रख दी है और किताब की एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी नौकरी की तैयारी वाले हैं ना, यही सारी चीजें लेके रटते रहते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज रहेगी, ये बेहतर होगा। द टू पीरियड करेस्पॉन्ड टू द टू फेजेस ऑफ आर्यन एक्सपेंशन इन इंडिया। अब ये जो दो पीरियड है, कौन कौन से, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ये करेस्पॉन्ड करते हैं यानी दिखाते हैं क्या, फेजेस, जो अलग अलग चरण आर्यन एक्सपेंशन के, कि यानी ये दो अलग अलग वक्त में 1500 से 1000 बीसी तक में किस तरह से आर्यंस आए और किस तरह से फिर आगे उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया इंडिया के अंदर, यानी कि 1000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। फर्दर आगे बढ़ते हैं। द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल केम टू बी रिफ्लेक्टेड इन द वैदिक लिटरेचर। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, और एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ये सारे पहलू जो हैं लोगों की जिंदगी के, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखते हैं वैदिक साहित्य के अंदर। दस वेदास बिकेम स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। तो इसलिए ये जो वेदास है ना, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब के सब क्या है, स्टोर हाउस यानी गोदाम है ज्ञान का, इसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। द वैदिक लिटरेचर वॉज रिटेन इन संस्कृत। किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में। और ये जो टर्म है ना वेदा, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद। संस्कृत में शब्द है विद, और विद से ही इसको लिया गया है, और विद का मतलब ही क्या होता है, नॉलेज। तो इसीलिए वेदास क्या है, स्टोर हाउस है, गोदाम है नॉलेज का, ढेर सारी इसके अंदर नॉलेज है। वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में ये जो वैदिक साहित्य है इसको डिवाइड किया गया है। नेमली कौन कौन सा पार्ट, एक तो श्रुति है, दूसरा स्मृति है। ओके, इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है, दैट द श्रुति वॉज रिवील्ड टू द सेजेस। श्रुति किसको पता चला, ये भगवान की तरफ से दिखाया गया, बताया गया, कह सकते हो, रिवील हुआ किसको, सेजेस यानी कि संतों को, साधुओं को, इनको मिला, बाय गॉड, गॉड ने डायरेक्टली इन पर रिवील किया, है ना इसको। एंड दे पास्ड ऑन दैट नॉलेज ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक पीढ़ी अपने दूसरी पीढ़ी को इस ज्ञान को दिया, और एक दूसरी पीढ़ी ने फिर आगे वाली पीढ़ी को दिया, और पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली यानी मौखिक रूप से, जबानी रूप से क्या हुआ, ये आगे बढ़ता रहा। ऑन द अदर हैंड स्मृति लिटरेचर वॉज कंपोज्ड बाय द ऋषि। अब देखो, श्रुति ये भगवान के द्वारा संतों को दिखाया गया, बताया गया, ये ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, डायरेक्टली गॉड की तरफ से संतों को। और स्मृति क्या है, स्मृति, श्रुति भगवान के द्वारा, तो स्मृति ये ऋषियों मुनियों ने खुद लिखा है, इसकी रचना खुद की है, ठीक है। चलो फर्दर, ये जो वैदिक साहित्य है इसको हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब वर्गीकरण कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में। कौन कौन सी, द फोर वेदास, पहले तो चार मेन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड देयर संहितास, और उसके संहितास। फिर उसके बाद ब्राह्मणास अटैच टू ईच संहिता, हर एक संहिता से जुड़ा हुआ कौन है, ब्राह्मणास। फिर आर्यांकास हैं और उपनिषद हैं। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डेप्थ में, बिल्कुल कोई भी बुक का पार्ट हमको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वेदास की, तो पहला आता है वेदास में ऋग वेदा। और ऋग्वेद ये आपने देखा होगा अर्ली वैदिक पीरियड में इसको लिखा गया है ना, 1500 से 1000 बीसी में। इट इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इज देयरफॉर नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। सबसे पुराना है, क्या है, धार्मिक ग्रंथ पूरी दुनिया में, और इसीलिए इसको पहला टेस्टामेंट मतलब होता है नियम। नियम समझते हो ना, रूल्स ऑफ कंडक्ट, तो नियम है किसके लिए, मानव जाति के लिए। इट इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, 10 मंडलों में इसको डिवाइड किया गया है। इट इज सैड टू हैव बीन कंपोज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, ये तो मैंने पहले ही बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड में इसकी रचना की गई है। द हाइम्स आर डेडिकेटेड बाय द सेजेस टू गॉड्स, इसमें जो मंत्र दिए गए हैं ये पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, किसको, संतों के द्वारा भगवान को। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित करना, इसमें जो भी मंत्र हैं वो भगवान को समर्पित हैं। दे वेयर पास्ड ऑन
orally from teachers to their disciples। और ये जो मंत्र हैं ये मौखिक रूप से जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को, अपने चेले को ज्ञान देते थे और मौखिक रूप से ये आगे ज्ञान बढ़ता रहा है। The Rigvedic hymns are the authentic sources of knowledge of the life of the people of the time। hymns, इसमें जो मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेदा में ये ऑथेंटिक है, ये प्रमाणित सोर्स है ना, नॉलेज का प्रमाणित है, जस्टिफाइड सोर्स है उन लोगों की जिंदगियों के बारे में जो उस समय थी। तो ये प्रमाणित सोर्स है एक। मच ऑफ द इंडियन फिलोसफी, प्रमाणित वो होता है जो अटेस्टेड वाला होता है, मतलब जिसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते हो, तो प्रमाणित है, जस्टिफाइड। मच ऑफ द इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द ऋग्वेदा। अब जो हिंदुस्तानी दर्शन शास्त्र है ना, फिलोसफी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऋग्वेद के ऊपर। इट ऑल्सो कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र भी किसमें है? इसी के अंदर है। ऑल्दो रिलीजियस इन नेचर, धार्मिक होने के बावजूद द वेदास आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ये एक तो ये धार्मिक ग्रंथ है, उसके बावजूद इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान का भंडार है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, फिर इसके बाद आता है अगला सामवेद। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर होना भी नहीं है, पढ़ना है। सामवेद क्या है? द टर्म सामा मीन्स स्वीट सॉन्ग, यानी मीठा गीत या फिर मेलोडी। इन दिस वेद, इस वेद के अंदर सम ऑफ द हाइम्स यानी जो मंत्र है आर बोरोड फ्रॉम द ऋग्वेदा, यानी कुछ मंत्र ऋग्वेदा से लिए गए हैं। द हाइम्स इन सामवेदा were mean to be sung at the time of the sacrifice by the priest। जो priest होता है यानी जो पंडित होता है, साधु होता है, संत होता है, महात्मा होता है, वो क्या करेगा? वो त्याग करेगा, तो त्याग के टाइम में क्या करना है? इन मंत्रों का उच्चारण करना है उसे, तो ये उसी के लिए है। द यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? इट डील्स विथ हाइम्स रिसाइटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास। इसका मतलब होता है यज्ञ। ये यजुर्वेद में जो भी मंत्र दिए गए हैं उनका उच्चारण कब होगा? जब कोई यज्ञ होगा। द हाइम्स इन दिस वेदा थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस। और इसमें जो मंत्र दिए गए हैं ये प्रकाश डालता है, उनके जिंदगी के बारे में बताता है कि आर्यंस के जो सामाजिक और धार्मिक जीवन था वो किस तरीके का था। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। द हाइम्स कंटेन्ड इन दिस वेदा डील विथ मैजिक एंड चार्म, यानी जादू टोना कह सकते हो, जादू मंत्र के साथ ये जो है ये डील करता है ना? कौन सा? अथर्ववेद के अंदर इसके बारे में है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही इसमें से बहुत सारे मंत्र लिए गए हैं। बिसाइड द पावर ऑफ स्पिरिट्स, आध्यात्मिक आत्मा वाला, है ना? तो वैसे पावर्स के अलावा द हाइम्स डील विथ ज्ञान, इसमें जो मंत्र है उसमें ज्ञान है, नॉलेज के साथ भी वो डील करता है, कर्म के साथ भी, एक्शन उपासना, इन्वोकेशन यानी मंगल आचरण के साथ, यानी कि अच्छे आचरण के साथ भी वो डील करता है। सम हाइम्स ऑल्सो डील विथ मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज, यानी कुछ मंत्रों के उच्चारण करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर भी हो सकती हैं। नहीं, मंत्रों के उच्चारण नहीं, मतलब मेडिसिन के साथ डील करता है, यानी उनमें दिया हुआ है कि किस तरह से किसी बीमारी का इलाज हो सकता है कुछ बीमारियों के लिए। चलो अब देखते हैं, चारों वेद हमने देख लिए। ये ब्राह्मणास क्या होता है? ब्राह्मणास क्या है? रिटन आफ्टर द वेदास एज देयर सिंपल कमेंट्री। अब देखो उसका जो है संस्कृत में उसको लिखा गया है मंत्रों को, तो हम लोग भावार्थ संदर्भ सब कुछ लिखते हैं ना दोहे का, उसी तरीके से ये वेदास के बाद लिखा गया है, उसकी व्याख्या की गई है वेदास में जो मंत्र हैं। द ब्राह्मणास आर इन प्रोज, प्रोज का मतलब होता है गद्य। आपके पास किताब होगी ना गद्य संकलन, तो बिल्कुल उस तरीके से उसमें व्याख्या लिखी हुई है पूरा किसकी? वेदास की। दे एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ द रिचुअल्स एज वेल एज द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइसेस। और इसमें किसका वर्णन है? ये वर्णन करता है यानी बताता है सामाजिक और धार्मिक
जो इम्पोर्टेंस है, रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज, धर्म कांड, है ना, उसके साथ साथ बलिदान और त्याग का वैल्यू हमको बताता है, उसका महत्व बताता है ये, यानी ब्राह्मणास की बात कर रहे हैं। द ब्राह्मणास आर ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। ईच वेद हैज सेवरल ब्राह्मणास, हर एक वेद के पास कई ब्राह्मणास हैं। एक वेद के क्यों? क्योंकि बहुत सारी व्याख्या उसकी कही गई होगी, तो हर एक व्याख्या क्या है, एक एक ब्राह्मणास है ना। तो व्याख्या ही क्या है, वो ब्राह्मणास है। और व्याख्या किसकी? वेद की। ये अरण्यकाश क्या होता है, जो भी है, दे आर नोन एज द फॉरेस्ट बुक, ये जंगल की किताब कहा जाता है। रिटन फॉर द गाइडेंस, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन के लिए, किसके मार्गदर्शन के लिए? ऑफ द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट। हर्मिट कौन होता है? हर्मिट साधु संत होता है, जो जंगलों में अकेले रहता है, अकेले जीवन निर्वाह करता है। और वो जो बच्चे जो जंगल वगैरह में या कहीं दूर शहर से क्या करते हैं, अकेले में रहते हैं और पढ़ते सीखते हैं, ये उनके लिए मार्गदर्शन देता है। लिविंग इन फॉरेस्ट, जो जंगल में है। दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्राह्मणास, और ये फॉर्म करते हैं कंक्लूडिंग पार्ट ब्राह्मणास का, यानी जो व्याख्या है उसकी। देयर मेन थीम आर मिस्टिसिज्म एंड फिलोसॉफी। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्य, मिस्ट्री से आया है ना, तो रहस्यवाद कहते हैं इसको, यानी रहस्य जो जुड़ा हुआ है। और फिलोसॉफी तो आपको मालूम ही है, जिसको कहते हैं दर्शन शास्त्र। फर्दर चलो आगे बढ़ते हैं हम। ब्राह्मणास देख लिया, और ब्राह्मणास के बाद क्या देखा अभी? अरण्य अरण्यकाश देख लिया। अब देखते हैं उपनिषद क्या है। तो उपनिषद क्या है, देखो, दे आर फिलोसॉफिकल कमेंट्रीज ऑन द वेदा। देखो, फिलोसॉफिकल यानी जिसने वेद को पढ़ा है, फिर उसने क्या किया है, उसके ऊपर व्याख्या दी है, कमेंट किया है, तो ये उसके ऊपर क्या है, व्याख्या है। द डॉक्ट्राइन्स सच एज कर्मा, मोक्ष एंड माया आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, है ना। ये सारी चीजें उपनिषद के अंदर डिटेल में कर्म के बारे में सारे सिद्धांत दिए गए हैं, मोक्ष के बारे में, माया के बारे में, ये सब चीजें डिटेल में दी हुई हैं, विस्तार से। द उपनिषद फॉर्म द बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। अब ये जो उपनिषद है, देख ही रहे हो, सारे सिद्धांत वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जा गया है। तो इसीलिए जो उपनिषद हो है ना, वो बेसिक, बुनियादी क्या है, सोर्स है इंडियन फिलोसॉफी के, यानी दर्शन शास्त्र को का जो ज्ञान है, ये बुनियाद इसकी कौन है, उपनिषद है। कंपोज्ड बाय डिफरेंट सेजेस, अलग अलग साधु संतों ने इसको लिखा है। They are said to form the foundation on which later additions to Vedic literature rest, है ना, कि बाद में जो एडिशंस है वैदिक लिटरेचर में, वो किसकी बुनियाद पे हैं, इसी के बुनियाद पर है, उपनिषद की। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस उपनिषद आर, अब कौन कौन से इसमें कुछ ऐसे हैं जो मेन है, फेमस है, वो है चंदोग्या उपनिषद, केना उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। ये क्या है, कुछ फेमस उपनिषद हैं। इसके बाद आगे बढ़ो तो एलाइड वैदिक लिटरेचर। एलाइड का क्या मतलब समझते हो? एलाइड का मतलब ही होता है कंबाइंड। तो कंबाइंड वैदिक साहित्य की बात करें तो कंबाइंड में है, एक है आपका वेदांगास। वेदांगास क्या होते हैं? तो दे डील विद द वेज इन विच द वेदास आउट टू बी चैंटेड। आउट टू बी यानी कि कैसा, उसका एक बिल्कुल जरूरी है, नियम है कि किस तरह से मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए। एंड आर दस इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। और इसके अलावा ये इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इसके लिए कि आप सही से वेदास को क्या कर सको, समझ सको। भाई इसमें लिखा हुआ है ना कि किस तरीके से जो है मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए। द सिक्स वेदांगास डील विथ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण से, ग्रामर व्याख्या से, एटाइमोलॉजी कैसे उत्पत्ति हुई किसी चीज की, मैट्रिक्स नापतोल की बात हो रही है, एंड एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र की, इन सारी चीजों से क्या हुआ है, ये सिक्स वेदांगास डील करते हैं इनसे, है ना। 6 वेदांगास जो हैं ये इन चीजों से डील करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। तो वेदांगास के बाद है सूत्रास, ठीक है, ये एलाइड वैदिक लिटरेचर की बात हो रही है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ये जो सूत्रास है 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक है
श्रोतास्तुरास विच डील विथ यज्ञ एंड सेक्रीफाइस, यानी यज्ञ और बलिदान से जुड़ा हुआ है, त्याग से। द गृहा, लिखा है ना गृहा सूत्रास, और स्मार्ता सूत्रास, ये डील करता है विद द सेरेमनीज, सेरेमनीज का मतलब होता है समारोह वगैरह, कनेक्टेड विथ फैमिली लाइफ, यानी कि पारिवारिक जीवन के साथ जुड़े हुए समारोह के बारे में है। एंड द धर्म सूत्रास, ये क्या है, ये which provide rules of conduct for the various classes of people and the various stages in their life। तो धर्म सूत्रास क्या है, ये प्रोवाइड करता है रूल ऑफ कंडक्ट, यानी कि नियम है किसके लिए, अलग अलग वर्ग के लिए, लोगों के लिए, और उनके अलग अलग जीवन का एक अलग अलग स्तर होता है, जैसे बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, तो हर एक स्टेज के लिए भी इसमें दिया गया है रूल ऑफ कंडक्ट यानी नियम और कानून। इसके बाद आता है हमारा द उपवेदास। ये उपवेदास क्या है, एज द नेम सजेस्ट दे आर सब्सिडियरी वेदास, यानी कि बात के वेदास है, सब्सिडियरी है। दे आर फोर इन नंबर। आयुर्वेद डील्स विथ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, द धनुर्वेद डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, एंड गंधर्वेद डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ म्यूजिक, एंड शिल्पवेदा डील विद द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये उपवेदास, जैसे कि तुमको यहाँ पे नाम ही दिख रहा है, तो ये सब्सिडियरी वेदास हैं, चार हैं पूरे। एक आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा किसके बारे में बताता है, मेडिसिन है ना, दवाइयों वगैरह के बारे में। धनुर्वेद बताता है कि किस तरह से कला की का ज्ञान देता है भाई, कि किस तरह से जो है वॉरफेयर यानी जंग में होना चाहिए, है ना, किस तरह से जंग करनी है। गंधर्वेदा है ना, कला बताता है वॉरफेयर का, और उसके अलावा गंधर्वेदा बताता है आर्ट ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक कला के बारे में। और शिल्प वेदा, जैसा कि नाम है तो शिल्पकारी से जुड़ा हुआ है, कि यानी किस तरह से आर्ट यानी कला और वास्तुकला होगा, यानी कि बनाना कोई चीज, है ना। आर्किटेक्चर आप समझ ही सकते हो, बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना या फिर मूर्ति वगैरह डिजाइन करना, वो सारी चीजें। इसके बाद आता है दर्शनास। ये क्या है, देयर आर 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज शत दर्शनास। कितने स्कूल थे, 6 थे, 6 यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें है न्याय दर्शना, वैशिका, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। दे ऑल प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करते हैं, द वर्च्यूज ऑफ लाइफ एंड आर अपोज्ड टू एक्सटर्नल रिचुअल्स। तो ये सब प्रचार करते हैं किसका, जीवन के अर्थ का, और अपोज करते हैं यानी कि विरोध करते हैं बाहरी किसी भी रीति रिवाज का। फर्दर आगे देखते हैं द धर्म शास्त्रास। ये क्या है, द लॉ बुक, नियम कानून की किताबें जो हैं, कॉल्ड द दम धर्म सूत्रास, एंड द स्मृतिज टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज आर कॉल्ड धर्म शास्त्रास। धर्म सूत्रास लॉ बुक को कहते हैं, और स्मृतिज जो कि ऋषियों मुनियों ने लिखा है, विद देयर कमेंट्रीज यानी अपनी व्याख्या के साथ मिलकर क्या कहलाते हैं, धर्म शास्त्रास कहलाते हैं। They lay down the duties for different classes of people as well as for the kings and their official। अब इसमें क्या है, कर्तव्य के बारे में, क्या कर्तव्य है, अलग अलग तरह के लोगों का, अलग अलग वर्ग के लोगों का, राजा का क्या कर्तव्य है और उसके अधिकारियों का क्या कर्तव्य है। मनुस्मृति gives the description of the Hindu code of law including the varnas, the caste and the ashramas। तो इसके अलावा मनुस्मृति में क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हिंदू कोड ऑफ लॉ का, और यानी कि नियम दिए हुए हैं, है ना, कानून दिया हुआ है, और इसके साथ वर्णास के बारे में यानी कास्ट के बारे में लिखा हुआ है, और आश्रमास के बारे में। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। इट इज अ ट्रीटीज ऑन संस्कृत। ट्रीटीज का मतलब यहाँ पे निबंध से है, तो ये निबंध है ना, संस्कृत पर, ऑन संस्कृत ग्रामर बाय पाणिनि, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रूट्स ऑफ द वर्ड एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वेयर यूज्ड इन द वैदिक लिटरेचर। क्या लिखा है इसके बारे में, इंफॉर्मेशन, है ना, यानी कि ज्ञान है किसके बारे में, रूट ऑफ द वर्ड, यानी कि जो शब्द हैं वो कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, कहां से लिए गए हैं, और किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में उनका यूज किया जाता था शब्दों का साहित्य में, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। फिर आता है बात किसके बारे में, एपिक्स के बारे में। एपिक्स कहते हैं महाकाव्य को।
तो यहाँ पे दो महाकाव्य हैं, एक तो महाभारत है और दूसरा रामायण है। यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट महाकाव्य हैं। रामायण के बारे में हम सब जानते हैं। द रामायण वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत। किसमें लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में सबसे पहले ये ओरिजिनली लिखा हुआ है। द संस्कृत वर्जन इज सेड टू बी द वर्क ऑफ महर्षि वाल्मीकि। किसके द्वारा लिखा हुआ है? महर्षि वाल्मीकि ने इसको संस्कृत में लिखा है। The story of Ramayana revolves around the Rama and the abduction of his wife Sita by a demon king Ravana। तो ये कहानी किसकी है? रामायण जो काव्य है किसके बारे में है? इसकी ये जो है पूरा इर्द गिर्द घूमता है राम के बारे में, और उनकी जो पत्नी है सीता, उनका अपहरण हुआ था एक दानवी राजा था जिसका नाम था रावण, उसके द्वारा। द बैटल यानी जो युद्ध था बिटवीन रामा एंड रावणा, ये जो युद्ध था, ये युद्ध किस चीज के लिए था? ये ड्यूटी कर्तव्य के लिए युद्ध था, ये डिवोशन के लिए, समर्पण के लिए युद्ध था, एंड लव और उस प्रेम के लिए था, शोन बाय द ब्रदर्स भाइयों के लिए, ये सारी चीजों के लिए था। इज टोल्ड इन डिटेल। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो बैटल है राम और रावण के बीच में ये दिया हुआ है, कर्तव्य के बारे में दिया हुआ है, मतलब वो बैटल ड्यूटी के बारे लिए नहीं था, मतलब बैटल दिया हुआ है राम और रावण के बीच में, और कर्तव्य के बारे में, और ये जो डिवोशन है यानी समर्पण है और जो प्रेम है जो भाइयों ने दिखाया था किसके प्रति? राम के प्रति, ये सारी चीजें जो है इसमें डिटेल में है। सॉरी फॉर इट। रामा वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द फोर सन्स। सबसे बड़े थे राम। ऑफ दशरथास, यानी ये पिता का नाम है। द रूलर ऑफ द अयोध्या, हु हैड थ्री क्वींस, इनकी तीन रानियां थी। रामा वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द एल्डेस्ट क्वीन, सबसे बड़ी रानी जिनका नाम है कौशल्या, उनके सबसे बड़े बेटे थे। एंड वॉज द हेयर अपेरेंट टू द थ्रोन, और उत्तराधिकारी किसके? गद्दी के। किस गद्दी के? अपने पिता के, यानी कि अयोध्या के राजा। आफ्टर राम वॉज मैरिड टू सीता, जब राम का विवाह हुआ सीता जी के साथ, ही वॉज टू बी इंस्टॉल्ड एज द किंग। अब इनको तो गद्दी पर बैठना था, राजपाट संभालना था। एट दिस जंक्चर, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ? किंग दशरथास अदर क्वीन कैकेयी, अब नाम ही है इनका कैकेयी, रिमाइंडेड हिम ऑफ द प्रॉमिस, उन्होंने एक वादा याद दिलाया। किसको? दशरथ को, जो उन्होंने वादा किया था। he had made earlier to grant her a wish, कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, जो तुम कभी मांगना मैं तुम्हें वो दूंगा। तो कैकेयी wanted her son भारता to be the king and Rama to be sent into exile for 14 years। कितना भाई? 14 साल, है ना। along with his wife सीता and लक्ष्मणा went to the forest। भाई क्या ही मांग दिया इन्होंने, देखो वो चाहती हैं कि मेरा बेटा भरत वो राजगद्दी पे बैठे, राम अपनी पत्नी के साथ वनवास को चले जाएं, यानी कि अयोध्या छोड़कर, है ना, चले जाएं फॉर 14 ईयर, 14 साल के लिए। तो राम और उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण क्या करे? निकल पड़े वनवास के लिए। इन डिस्गाइज ऑफ अ सन्यासी, सन्यासी के भेष में रावण द डेमन किंग, ये था जो रावण, ये जो आपका ये दानव राजा था, ये आया। एबडक्टेड सीता एंड टुक हर टू लंका, और इनका अपहरण करके कहां ले गया? इनको लंका ले गया। रामा टुक द हेल्प ऑफ सुग्रीव एंड हनुमान, सुग्रीव और हनुमान की मदद ली राम ने। दे क्रॉस्ड द ओशियन, समंदर पार किया। एंड डिफीटेड रावणा, और रावण को हराया। रामा देन along with सीता एंड लक्ष्मणा प्रोसीडेड होम हैविंग कंप्लीटेड द 14 years, और ये सब करते करते 14 साल पूर्ण हो चुके थे, और उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पूरा करके घर को लौटे। ही वॉज क्राउन द किंग, और फिर जो है उनको उनकी ताज पोशी हुई, यानी कि उनको गद्दी पे बिठाया गया। महाभारत ये दूसरा महाकाव्य है। बिलीव टू बी द वर्क ऑफ सेज व्यास, ये महात्मा व्यास के द्वारा, संत व्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारता
इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में। ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड जय और द कलेक्शन डीलिंग विथ विक्ट्री। क्या कहा जाता था? इस काव्य को जय कहा जाता था। ये कलेक्शन था या फिर किसका? जो विजय के साथ जुड़ा हुआ है ना, कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो डील करता है किसके साथ? विजय के साथ, विक्ट्री के साथ। सब्सिक्वेंटली यानी इसके बाद इट केम टू बी नोन एज भारता। अब भारता क्यों कहा जाने लगा इसको? बिकॉज इट कंटेन्स द स्टोरीज ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब कॉल्ड भारता। एक वंशज था वैदिक कबीले का, बहुत पुराना, है ना, जो भारता कबीला था उसका, उनके वंशजों का ये था कहानी, इसीलिए इसका नाम भारता पड़ा। और फाइनल कंपाइलेशन, जो फाइनली इसको संकलन किया गया, तो केम टू बी नोन एज, इसका नाम पड़ा क्या? महाभारत। ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है। महाभारत, द भागवत गीता विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द महाभारत। महाभारत का एक हिस्सा है भागवत गीता। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस टेक्स्ट कंसीडर्ड सैक्रेड बाय मेनी पीपल इन इंडिया। ये जो भागवत गीता है, ये महाभारत का एक पार्ट है। ये सबसे पॉपुलर धार्मिक ग्रंथ है और माना जाता है कि बहुत सेक्रेड यानी पवित्र है। कई लोगों के द्वारा, हिंदुस्तान के लोग इसको पवित्र मानते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ माइट। अब होता है क्या कि कभी कभी इंसान की अपनी खुद का इच्छा होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसका टकराव हो गया किसके साथ? कर्तव्य के साथ। मतलब इच्छा कुछ और कह रही है, कर्तव्य कुछ और कह रहा है। एंड वेनेवर देयर इज सच अ कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसा कभी टकराव आए मन की इच्छा और कर्तव्य के बीच में, भागवत गीता गिव्स द आंसर। भागवत गीता खोलो, पढ़ो और तुमको जवाब मिल जाएगा कि मन की माने या कर्तव्य की माने। ठीक है। तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ द अनडाइंग पॉपुलैरिटी ऑफ दिस रिलीजियस टेक्स्ट। और ये सीक्रेट है इसका, किसका? भागवत गीता का, कि इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है। इसमें क्या मिल रहा है? जवाब मिल रहा है कि जब ऐसा टकराव हो तो क्या करना चाहिए। इट टीचेस दैट द सोल इज इमोर्टल। क्या कह रहा है? कि ये शरीर तो मर जाएगा, लेकिन आत्मा कैसी है? अमर है। आत्मा हमेशा हमेशा रहने वाली है, इमोर्टल है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द एपिक्स, यानी ये जो काव्य है, महाकाव्य है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? द एपिक्स सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एपिक एज। ये एपिक एज किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक समय की बात कर रहे हैं। ये जो एपिक एज है, उस टाइम में कैसा समाज था, कैसा राजनीतिक संस्था थी, किस तरह से जो है उसकी संस्कृति का संगठन था, ये सब चीजें, इसके बारे में ज्ञान कहां से मिलता है? महाकाव्य से ही तो मिलता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस आर्यन किंगडम। जानकारी मिलती है आर्यन किंगडम के बारे में, उनकी सेना आर्मीज के बारे में, एंड द वेपन्स, औजारों के बारे में, हथियारों के बारे में। दे यूज्ड, की किस तरह के हथियार, औजार और कैसी आर्मी थी उनकी। द क्षत्रियाज वेयर इंटरेस्टेड विद द डिफेंस ऑफ देयर किंगडम्स एंड दे बिलीव्ड दैट डेथ ऑन द बैटलफील्ड वाज द नोबलेस्ट एक्ट इन द लाइफ ऑफ अ वॉरियर। जो क्षत्रिय थे उनको सौंपा जाता था कि भाई रक्षा करेंगे राज्य की, और वो बिलीव करते थे कि बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान के अंदर मृत्यु को प्राप्त करना यही सबसे नोबलेस्ट एक्ट है। उनके जीवन का सबसे बेहतरीन कर्म यही है। द एपिक्स आर कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट लिटरेरी वर्क। ये जो महाकाव्य है, इनको माना जाता है कि सबसे बेहतरीन ये साहित्यिक वर्क है ऑफ द एंशियंट पीरियड, यानी प्राचीन समय का सबसे बेहतरीन जो है साहित्य है ये। एंड आर एक्लेम्ड, यानी इनकी प्रशंसा की जाती है। एक्लेम करना मतलब प्रशंसा करना। फॉर देयर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल वैल्यू, यानी साहित्यिक और दार्शनिक वैल्यू जो है उनकी, उसके लिए इसकी क्या कही जाती है? प्रशंसा की जाती है इन महाकाव्य की। दे रिवील द हाई आइडियल्स ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ द आर्यंस। ये दिखाता है हाई आइडियल्स किसके? उन परिवारों के जो आर्यंस के परिवार थे, उनके हाई आइडियल्स, मतलब क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से वो रहते थे। द ग्रेट हीरोज डिपिक्टेड इन द एपिक्स, यानी कि इसमें बहुत सारे महान
हीरोज हैं जिनका चित्रण किया गया है इस महाकाव्य में, आर द एम्बॉडीमेंट यानी अवतार हैं ऑफ हाई मोरल प्रिंसिपल, यानी कि हाई नैतिक सिद्धांतों के ये अवतार हैं, यानी इनका जीवन ऐसे रहा है। एंड मेड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशन, और बाकी आने वाली पीढ़ियों ने के ऊपर इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है ना, कि इस तरह का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो भाई ये जो हीरोज थे ना, ये अवतार थे किसके? नैतिक सिद्धांतों का, बिल्कुल जीता जागता अवतार थे, और इनका बहुत प्रभाव पड़ा बाद के आने वाली पीढ़ियों पर। द भागवत गीता इलेबोरेट द कर्म फिलोसफी एंड द इमॉर्टिलिटी ऑफ द सोल। भागवत गीता क्या करता है? इलेबोरेट करता है, विस्तार में बताता है कर्म के बारे में और इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल के बारे में। ये जो आपका आपकी और हमारी, हम सबकी जो आत्माएं हैं, ये आत्माएं क्या है? सिर्फ शरीर बदलती हैं, शरीर मृत होता है मगर आत्मा मृत नहीं होती है। तो ये सारी जानकारी मिलती है हम लोगों को किससे? महाकाव्य से, और इसीलिए महाकाव्य जो है इतने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है महाभारत। द किंग ऑफ हस्तिनापुर हैड 100 सन्स नोन एज कौरवास। हस्तिनापुर के राजा के कितने बेटे हैं? 100, और उनको क्या कहा जाता था? कौरव। धृता वो क्या नाम है इसका? धृतराष्ट्र, इसका जो भाई है, धृतराष्ट्र के जो भाई हैं पांडु, हु हैड डाइड अर्लियर, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, हैड 5 सन्स, उनके कितने बेटे थे? 5, और उनको क्या कहा जाता था? पांचों को पांडवास। इन कोर्स ऑफ टाइम धृतराष्ट्र नेम्ड द एल्डेस्ट पांडवा युधिष्ठिर हिज सक्सेसर। अब देखो उसी समय में हुआ क्या, समय बीतने के साथ साथ ये धृतराष्ट्र जो है, उन्होंने सबसे बड़े वाले भाई यानी पांडव ये पांडव में से जो युधिष्ठिर है उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और इसकी वजह से दिस एंगर दुर्योधन, दुर्योधन को इसको गुस्सा आ गया इसकी वजह से। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, और कौरव में जो है सबसे बड़ा था ये, तो इसको था कि भाई मुझे उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तो इट बिकेम द कॉज ऑफ एनिमिटी एंड जेलसी बिटवीन द कजिन्स। अब ये जो कजिन्स हैं आपस में क्या हुआ? इनके बीच में जो है जेलसी आ गई। अब इसकी वजह से देखो होगा क्या, कि एक बार एक गेम हो रहा था डाइस वाला, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं वैसे ही, पासे का गेम कहते हैं इसको, पासे का। तो वंस ड्यूरिंग अ गेम ऑफ डाइस युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडवा, देखो युधिष्ठिर कौन है? पांडव में सबसे जो बड़ा है, लॉस्ट हिज किंगडम एज वेल एज द्रौपदी टू दुर्योधन। ले भैया, अपना पूरा राज्यपाट भी हार गया और द्रौपदी को भी हार गया। In accordance with the terms of agreement, the Pandavas had to go into exile. अब जिस हिसाब से संधि हुई थी इनके बीच में, आपसी समझौता हुआ था कि भाई अब तुमको कहां जाना है? वनवास के लिए जाना है, अपना राजपाट और द्रौपदी को भी छोड़ के। After the completion of the exile, the Pandavas asked the Kauravas to return their kingdom, but Duryodhan refused to give anything. Exile का मतलब हमने देखा वनवास होता है। तो जब वनवास पूरा हो गया तो पांडव वापस आए और कौरव से क्या मांगा कि भाई हमारा राज्य पाठ दे दो, और लेकिन क्या है, दुर्योधन ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, हम तो कुछ नहीं देने वाले। सो द वॉर नोन एज महाभारत, इसीलिए जो है कि महाभारत हुई, यही मेन वजह थी महाभारत होने की। अर्जुन अ पांडवा वॉज रिलक्टेंट टू फाइट, यानी कि अर्जुन जो कि एक पांडव में से एक भाई थे, तो वो लड़ना नहीं चाहते थे। कृष्णा अल्टीमेटली गेव हिम अ डिस्कोर्स एंड प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे श्री कृष्ण ने क्या किया? इन्होंने उसको प्रवचन दिया, और देखो यही भागवत गीता का सार है कि जब कभी स्वयं की इच्छा और तुम्हारे कर्तव्य के बीच में फैसला करना हो और तुम नहीं कर पा रहे हो, तो किसकी मदद लोगे? भगवत गीता की मदद लोगे। तो यहाँ पे कृष्ण जी ने जो है उसको प्रवचन दिया और उसको इसके लिए राजी किया कि वो अपना कर्तव्य का पालन करे। दिस एट द बैटल फील्ड इज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ भागवत गीता, और भागवत गीता में यही बात है, इसी का जवाब है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द महाभारत, यानी कि महाभारत का वो एक हिस्सा है। आगे देखते हैं आर्कोलॉजिकल सर्विस सोर्सेस के बारे में। तो ये तो हुआ हम लोगों को जानकारी मिल रही है आर्यंस के बारे में, तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से भी हमको जानकारी मिलती है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातत्व विभाग को जो चीजें मिली हैं खुदाई में,
The available archaeological sources of the period include iron implement and tool and remain of pottery. लोहे के कुछ औजार मिले हैं और साथ ही साथ क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह, घड़े वगैरह मिले हैं। आयरन आर्टिफैक्ट की बात करें तो द डिस्कवरी ऑफ आयरन मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। जब से लोहे की खोज हो गई तो उसके बाद क्या है, एक आप एक जो है ये इसकी खोज के बाद जो स्तर है, जो संस्कृति का, जो सभ्यता का, वो क्या होगा अब और बेहतर होने लगेगा, है ना। क्यों होगा बताओ? क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, इससे बहुत सारे औजार बन सकते हैं, हथियार बन सकते हैं, है ना, शील्ड वगैरह से लेके वेपन्स वगैरह सब बन सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंट स्टेज जो है आया और सभ्यता जो है दुनिया में विकसित हुई। द आयरन एज बिगेन इन 1000 BC बिफोर क्राइस्ट। The village farming communities gradually dispersed in large part of India from the Gangetic Plain to the peninsular south. अब ये जो गैंगटिक प्लेन पे यानी कि वादियों में गंगा यमुना के किनारे ये जो बसे हुए थे, ये मेनली कैसे थे, विलेज फार्मिंग यानी ये गांव वाले कैसे थे, खेती बाड़ी करने वाले। अब ये समुदाय ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डिस्पर्स यानी होने लगा, यानी फैलने लगा अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में, मेनली पेनिनसुलर साउथ में, है ना, पूरे के पूरे देश में जाएंगे। आयरन वॉज अ हार्डर मेटल देन कॉपर। कॉपर से ज्यादा मजबूत है और ब्रॉन्ज से भी ज्यादा मजबूत है। इट वॉज चीप एंड अवेलेबल इन प्लेंटी। सस्ता है और बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। आयरन डिपॉजिट वेयर फाउंड ओवर लार्ज एरियाज। बड़े बड़े इलाकों में इसके डिपॉजिट मिल रहे हैं लोहे के। इट वॉज दस यूज्ड इन द फॉलोइंग एरियाज। तो इसको जो है कि इन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता था। पहले तो कृषि में इस्तेमाल होता था, यानी कि एग्रीकल्चर। Discovery of iron gave the Aryans new implements like axes to clear the forest, cultivate the land. अब यहाँ पे ये जो डिस्कवरी है आयरन की, लोहे की वजह से जो आर्यंस है उनको औजार मिला, जैसे कि कुल्हाड़ी मिली। अब ये कुल्हाड़ी क्या करेगी, जंगल का सफाया करेंगे वो इसकी वजह से, और जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। जंगलों को साफ करके ही तो ये खेती की जा पाएगी। दस एग्रीकल्चर बिकेम देयर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कृषि है ये इनका मेन व्यवसाय हो गया। विद द यूज ऑफ आयरन प्लफ, लोहे का जो कुदाल होता है, फरसा होता है, उसकी बात कर रहा है। सिकल्स हसिया, और हो मतलब कुदाल होता है, इसका मतलब फरसा होता है। दे कुड ब्रिंग वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो अब इसकी वजह से बड़े बड़े जमीनें, बड़ी बड़ी जमीनें वो क्या कर सकते थे, कल्टीवेशन के अंडर में ला सकते थे। और जंगलों को क्या किया, साफ किया, और जो है कि वो एरिया कल्टीवेशन के अंदर ला दिया। द प्रोडक्शन ऑफ मोर राइस, wheat, barley, vegetable and fruit improved their standard of living। अब ज्यादा एरिया जब खेती बाड़ी में आ गया तो अब ज्यादा जो है अनाज उगेगा, जैसे चावल है, गेहूं है, जौ है, सब्जियां हैं और फल हैं। इसकी वजह से उनके जो जीने का जो स्टैंडर्ड था, लिविंग का जो मतलब रहने का स्तर था, उसमें तरक्की हुई, उसमें बढ़ोतरी हुई। व्यवसाय की बात करें तो द यूज ऑफ आयरन, देखो लोहे का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हुआ, व्यवसाय में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो व्यवसाय में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूज ऑफ आयरन गेव राइज टू न्यू ट्रेड्स बाय प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल इंप्लीमेंट लाइक सॉज, चीजल, हैमर्स, नेल, टंग्स। यानी कि टोंग्स, क्या क्या चीजें नई बनने लगी अब लोहे की मदद से। लोहे की मदद से बन रहा है ये आपका सॉज, इसको वो कहते हैं आरी, कहते हैं आरी है। चिजल मतलब छेनी होता है, हैमर हथौड़ा, नेल कील होती है, टोंग्स चिमटा होता है। दिस गिव राइज टू ऑक्यूपेशन सच एज वीविंग, स्पिनिंग, कारपेंट्री, टैनिंग एंड टूल मेकिंग। अब आदमी के पास औजार आएगा तो वो क्या करेगा, बुनाई करेगा, स्पिनिंग करेगा, कारपेंट्री यानी बढ़ई का काम करेगा, टैनिंग चमड़े का काम करेगा, और औजार वगैरह बनाने का काम करेगा। डिफेंस में भी इस्तेमाल हुआ किसका, लोहे का। बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, यानी काफी लंबे समय तक चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। एंड इजी अवेलेबिलिटी, यानी आसानी से उपलब्ध भी हो रहा था लोहा। आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग वेपन्स, हथियार बनाने के काम में लाया जा रहा था। लाइक स्वॉर्ड्स बनाए जा रहे थे, आर्मर और शील्ड बनाए जा रहे थे, यानी कि रक्षा कवच और सुरक्षा कवच बनाए जा रहे थे, हथियार बनाए जा रहे थे, तलवार बनाई जा रही थी,
लोहे की। फिर इसके बाद है पॉटरी। तो पॉटरी फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो पॉटरी है, मिट्टी के बर्तन है, इससे भी बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। ग्रेवेयर को ही शॉर्ट फॉर्म में जीडब्ल्यू बोला है। एंड पेंटेड ग्रेवेयर यानी कि क्या है, बस यही जो ग्रेवेयर वाला पॉटरी है वो पेंटेड में भी मिला है। डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट्स इन पंजाब एंड हरियाणा, इज बिलीव टू बिलोंग टू द ऋग्वेदिक आर्यंस। तो ये जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, कुछ पेंटेड मिले हैं, कुछ विदाउट पेंटेड मिले हैं, तो ये माना जा रहा है कि पंजाब हरियाणा के हिस्से में जो बर्तन मिले हैं ऋग्वेद के टाइम के हैं। द इंपॉर्टेंट साइट जहां जहां ये बर्तन मिले हैं वो है भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र का इलाका है। ददेरी, लुधियाना का इलाका है। काटापलन, कटपलन एंड नागर, ये जो है जलंधर का इलाका है। These cultures are regarded as Rigvedic because they belong to the same period and same region as mentioned in the ऋग्वेदा। तो ये जो संस्कृति है इसको ऋग्वेदिक संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उसी वक्त का है जिस तरह का जिस तरीके से ऋग्वेद में मेंशन किया गया है बिल्कुल वैसा ही है। However, in the Ganga Yamuna Doab, the earliest iron objects are generally associated with PGW। गंगा यमुना दोआब की बात कर रहा है कि जो पहले लोहे के ऑब्जेक्ट वगैरह हैं ना वो किसके साथ जुड़े हुए थे, पीजीडब्ल्यू के साथ। Here a number of sites associated with the prolific use of iron have been discovered। तो यहाँ पे जो है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे साइट्स मिले हैं जो कि जुड़े हुए हैं किसके साथ, जहां पे बहुत ज्यादा पैमाने पे क्या हो रहा है, लोहा इस्तेमाल हो रहा था। द पीजेडब्ल्यू कल्चर करस्पॉन्ड टू द लेटर वैदिक पीरियड। अब ये पीजेडब्ल्यू कल्चर क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो पेंटेड ग्रेवेयर टेक्नोलॉजी थी भाई, ये जो पॉटरी वगैरह मिली है ये बहुत फाइन है। फाइन होने के साथ साथ स्मूथ भी है और इवन कलर्ड है, यानी बरोबर चारों तरफ से एकदम बढ़िया से पेंटिंग की गई है। इस तरह के ये मिट्टी के बर्तन हैं। इट वॉज मेड आउट वेल ऑफ वेल वर्कड, यानी कि बढ़िया से बनाया गया है। हाई क्वालिटी का क्ले यानी चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। विथ ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसे कि सर्कल है, ट्रायंगल है, इस तरह के पैटर्न इसके ऊपर पेंट किए गए हैं। ऑन इट इन ब्लैक, काले कलर में। फ्लोरल पैटर्न यानी कि फूल पत्तियां इस पे बनी हुई हैं। एंड सन सिंबल, सूरज का सिंबल भी बना हुआ है। आर सीन इन सम केसेस, यानी कि कुछ मिट्टी के बर्तनों पे ऐसा दिखाई दिया है। द पॉटरी इंक्लूड्स ओपन माउथ बॉल्स एंड डिशेस। और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ओपन माउथ यानी कि जैसे कटोरा होता है उस तरह के भी बर्तन मिले हैं, और डिशेस यहाँ पे दूसरे बर्तन भी मिले हैं, प्लेट वगैरह भी है। इसके बाद ये जो पीजीडब्ल्यू फेज है वॉज फॉलोड बाय द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये फॉलो है, यानी कि इसका अनुसरण किसने किया है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाले फेज ने। और ये इसकी बिगनिंग कब हुई है, ये बैक टू 700 बीसी। देखो 1000 बीसी यानी पहले की बात हो गई, बात को समझो। ये 1000 बीसी जो है पहले की बात हो गई, 700 बीसी बाद की बात हुई। तो इन्हीं को फॉलो करके ये ब्लैक नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर पॉलिश्ड वेयर वाला टेक्नोलॉजी आया है जो कि 700 बीसी में विकसित हुआ। दिस पॉटरी ग्लॉसी, दिस पॉटरी ग्लॉसी एंड शाइनिंग। तो दिस पॉटरी इज होना चाहिए कि ग्लॉसी एंड शाइनिंग, की ये पॉटरी कैसी है, चमकदार है, शीशे की तरह है। इट इज बिलीव्ड दैट द यूज ऑफ दिस पॉटरी was made by the people who dominated the economic and social life of the period। अब देखो जिस तरह से ये बर्तन है तो उस तरीके से माना जाता है कि ये बर्तन कौन इस्तेमाल करता था, जिनका दबदबा था, जो डोमिनेट करते थे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से लोगों के जिंदगियों पर, है ना। भाई बढ़िया सामान कौन इस्तेमाल करता है, वो क्लास जो इलाइट क्लास होता है, इलाइट क्लास इस्तेमाल करता है, या फिर जिसका दबदबा होता है, जिसके पास पैसे वगैरह हैं, है ना, जो लाइफ कंट्रोल कर रहा है लोगों की। ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, अब देखो ये ओरिजिन जो है इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, और सब कैसा है अभी भी विवादित चल रहा है। द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस as well as the background of the people who settled in India is full of controversies।
यानी इसके ऊपर क्या है, विवाद है ना। वाद विवाद मतलब कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं कि किस तरह से आर्यंस इंडिया में सेटल हुए और जो लोग हैं उनके बारे में। सम हिस्टीरियंस मतलब इतिहासकार बिलीव दैट आर्यन वेयर द नेटिव ऑफ इंडिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये यहीं के जन्मे हैं, नेटिव्स मतलब यहीं पैदा हुए, यहीं के हैं। अदर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक आफ्टर द स्टडी ऑफ ऋग्वेदा एंड ज़ेन अवेस्टा concluded that the original home of the Aryan was the Arctic region। अब बाल गंगाधर तिलक की बात कर लो तो जब इन्होंने ऋग्वेदा और ज़ेन अवेस्टा ये किताबें पढ़ी तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आर्यंस का ओरिजिनल घर है वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता, वो आर्कटिक रीजन है। एसी दास ये भी एक इतिहासकार हैं, ट्राइड टू प्रूव दैट द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन वाज इंडिया। इन्होंने भी कोशिश की, एसी दास ने कि प्रूव करें कि जो ये आर्यंस हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो यहीं के पैदा हुए हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, एसी दास के हिसाब से दे लिव्ड इन द सप्त सिंधु, पंजाब में जो इलाका है सप्त सिंधु का वहां रहते थे, एंड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया और बाकी हिस्सों में। स्वामी दयानंद सरस्वती बिलीव्ड दैट तिब्बत वाज द होम ऑफ द आर्यंस। अब देखो भैया ये भी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ये तो कह रहे हैं कि कहां से आए सब, तिब्बत से आए होंगे आर्यंस। अलग अलग थ्योरी सबकी चल रही है। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर मैक्स मुलर हैं, ये जर्मन स्कॉलर थे यानी विद्वान थे जर्मनी के। बिलीव दैट द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं आर्यंस। ही गेव टू रीजन इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी, और अपनी बात को सही करने के लिए उन्होंने इसके लिए कारण दिए हैं। क्या? फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेपीज सेंट्रल एशिया हैज स्टार्टेड अराउंड 1500 बीसी। इन्होंने कहा है कि पहली जो लहर चली थी माइग्रेशन की, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की, फ्रॉम द स्टेपीज, ये जो सेंट्रल एशिया का इलाका है स्टेपीज, वहां से वो 1500 बीसी के अराउंड चली थी। मतलब उसी टाइम में, जिस टाइम में यहां सेटलमेंट हो रहा है, हम मानते हैं 1500 ईयर पहले आए थे आर्यंस, तो उसी टाइम में स्टेपीज यानी सेंट्रल एशिया में क्या चला था, माइग्रेशन, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। द आर्यंस बोर स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू बैंड्स ऑफ वॉर लाइक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंटेंस देख लेना बुक में क्या है। तो यहां पे जो आर्यंस हैं, ये आर्यंस, इनका जो वेशभूषा है रिजेंबल करता है, बिल्कुल एक जैसा है जैसे कि वॉर लाइक पीपल जो थे सेंट्रल एशिया के, जो जंग वगैरह में होते हैं उन लोगों की तरह बिल्कुल इनकी भी वेशभूषा, इनका भी पहनावा था। द सेंट्रल एशियन थ्योरी होल्ड्स द ओरिजिन ऑफ रोमन्स, सेल्ट्स, इंडियन, ग्रीक्स एंड पर्शियन फ्रॉम द सेम स्टॉक। और जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो ओरिजिन है यानी उत्पत्ति है, यानी इनका जो पैदावार है, रोमन्स का, सेल्ट्स का, इंडियंस का, ग्रीक्स का, पर्शियंस का, ये सब एक ही स्टॉक के हैं, यानी एक ही गोदाम से निकले हैं, एक ही जगह से निकले हैं। द सेंट्रल नहीं सॉरी सेंट्रल कटा हुआ है, द सेंट्रल यहां पे मेनी हिस्टोरियंस एग्री विथ एशियन थ्योरी ऑफ मैक्स मुलर। और ये बहुत सारे इतिहासकार इनकी थ्योरी से बिल्कुल क्या है, मतलब इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको मानते हैं, सहमति रखते हैं इसके साथ। देयर रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द थ्योरी आर, अब वो वजह क्या है एक्सेप्ट करने की वो देखते हैं। पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम्स, द लैंड इन एशिया माइनर वॉज फर्टाइल, जो जमीन थी एशिया माइनर में वो कैसी थी, फर्टाइल यानी उपजाऊ थी, विच मेड इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और जिसकी वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे खेती बाड़ी आराम से हो सकती थी और जानवरों का डोमेस्टिकेशन यानी जानवरों को पाला पोसा जा सकता था। भाई जितना ज्यादा फर्टाइल रहेगा उतना ही ज्यादा चारा मिलेगा ना, जानवरों को भी तो चारा चाहिए, है ना। सिर्फ वो अनाज के भरोसे थोड़ी मतलब इंसानों की जिंदगी चलेगी, लेकिन जानवर जो पाल रहे हैं उसको भी तो चारा चाहिए। द स्टोन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन एशिया माइनर प्रूव दैट द आर्यन गॉड्स लाइक इंद्र एंड वरुणा वेयर वर्शिप्ड इन एंशियंट टाइम्स। अब ये जो पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लेख वगैरह मिले हैं जो डिस्कवर हुए हैं एशिया माइनर में, वो ये दिखाता है, साबित करता है कि जैसे आर्यंस जो है गॉड्स की पूजा कर रहे थे, जैसे इंद्र देव की, वरुण देव की,
उस समय में। इसके अलावा द फ्लोरा एंड फौना एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू इन द ऋग्वेदा वेयर फाउंड इन एशिया माइनर। फ्लोरा एंड फौना यानी कि जो पेड़ पौधे वनस्पतियां और जानवर हैं जो रिफर किए गए हैं ऋग्वेदा में, वो कहां मिले हैं? एशिया माइनर में। एशिया माइनर जो है इक्वी डिस्टेंट है यूरोप से भी और इंडिया से भी, ठीक है। यूरोप और इंडिया से दोनों से सेम डिस्टेंस पे आपका पड़ेगा। बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट द जेनेटिक ट्रेट्स मतलब होता है लक्षण, जो जेनेटिक लक्षण है ऑफ द स्टेपी पीपल, ये जो सेंट्रल एशिया का इलाका था ऑफ सेंट्रल एशिया, एंड फाउंड सिमिलर ट्रेट्स इन 35% ऑफ द पीपल इन द नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल वही लक्षण नॉर्थ इंडिया के लोगों के अंदर भी है। दस दे कंक्लूडेड दैट द इंडो आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया। तो इनका ये कहना है, बायोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं इस बात को कि सेंट्रल एशिया के जो स्टेपी के जो पीपल हैं उनके डीएनए के साथ नॉर्थ इंडिया के लोगों का डीएनए मैच करता है, मतलब ये पक्का वहीं के हैं। However, the issue of the origin of the Aryan is still being disputed. अभी भी विवादित है, अभी भी fully accepted नहीं है। Most of the people are believing this, but ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं माना गया है, अभी भी प्रमाणित जिसको कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। अर्ली सेटलमेंट on the basis of the names of the rivers and mountains mentioned in the Rig Veda, it is believed that the Aryans entered in India from Afghanistan and settled in the valley of the Kabul river and Punjab. जिस हिसाब से नदियों के नाम, पर्वतों के नाम दिए हुए हैं किसमें? ऋग्वेद में, तो ये माना जाता है कि जो आर्यंस हैं वो आए हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में कहां से? पहले आए हैं, ये आए हैं इंडिया के अंदर अफगानिस्तान के इलाके से, और घाटी में इन्होंने अपना घर बसाया है काबुल रिवर के पास और पंजाब के पास, है ना। दे कॉल्ड दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सप्त सिंधु, और इस इलाके को इन्होंने क्या कहा? सप्त सिंधु, और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों की जमीन, जिसमें कौन कौन सी नदी है? रवि, व्यास, सतलज, झेलम, छेनाब और सरस्वती, है ना। सिंधु भी है, सॉरी, सिंधु नदी को ही इंडस रिवर कहा जाता है। फर्दर दिस रीजन, ये जो क्षेत्र है, कवर्स द प्रेजेंट एरिया ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये इलाका कौन कौन से, ये जो क्षेत्र है कौन कौन से इलाके को कवर करता है? पूर्वी अफगानिस्तान, पूरब के साइड का जो अफगानिस्तान है, पंजाब को, और जो है पश्चिम का जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, उसको कवर करता है। लेटर दिस रीजन वॉज नेम्ड ब्रह्मवत्रा और द लैंड ऑफ द gods because the composition of the Rig Veda took place here on the banks of the river Saraswati, which they considered most sacred. बाद में जो सप्त सिंधु वाला इलाका है, इसको बाद में क्या कहा गया? लैंड ऑफ रिवर्स को ब्रह्मावर्ता, ये ब्रह्मावर्ता कहा गया, और ब्रह्मावर्ता का मतलब होता है लैंड ऑफ गॉड्स। क्या मतलब होता है? जमीन किसकी? भगवान की। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? ऋग्वेद की रचना की गई है सरस्वती नदी के किनारे, और इसीलिए सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता है ना, सैक्रेड माना जाता है। द रीजन प्रोवाइडेड कंडीशन फॉर स्टेबल एग्रीकल्चर। स्टेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? बेहतरीन, है ना। एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए ये जो क्षेत्र है सारे कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ हर्ड्स ऑफ एनिमल्स सीज्ड टू हैव द प्रीएमिनेंस इट हैड एंजॉयड इन अर्ली डेज। कहने का मतलब क्या है? लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं विथ हर्ड्स, यानी कि जानवरों का झुंड लेके, वो अब क्या हो गया? बंद हो गया। क्या बंद हो गया? उसकी श्रेष्ठता बंद हो गई, प्री एमिनेंस, यानी कि झुंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, बंजारों वाली जिंदगी जीना, इसकी श्रेष्ठता जो थी पहले, प्री एमिनेंस जो वो एंजॉय करता था, ये जो तौर तरीका था, ये प्री एमिनेंस एंजॉय करता था अर्ली डेज में, वो अब सीज हो गया, खत्म हो गया। अब एक जगह से दूसरा जगह जाना अब ये अच्छी बात
नहीं है। दिस फैक्ट टू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू कल्चर। और ये फैक्ट भी क्या है, एक नई संस्कृति के उपज के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। मतलब कहने का क्या है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, इसकी वजह से भी क्या हुआ, एक नई संस्कृति आई। अब देखो लोग क्या है, बंजारे टाइप के हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। अब क्या हुआ, सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं लोग, है ना, अच्छी खासी कंडीशन मिल रही है खेती बाड़ी के लिए। तो अब कहीं जाना आने वाला जो है था कि चलो भाई फिर मौसम बदलेगा, फिर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना है, सारे जानवरों को लेके, सारे झुंड को लेके, तो वो सारी चीजें का जो महत्व था वो अब खत्म हो गया। सोसाइटी, तो सोसाइटी में सबसे पहले देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज के अंदर जो सामाजिक संगठन है। इन द ऋग्वेदिक टाइम ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यन लिव्ड इन विलेजेस। तो उस टाइम में शुरुआत में कहाँ रह रहे हैं, ये सब गांव में रह रहे हैं आर्यंस। द फैमिली वॉज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में मेन जो बेसिक यूनिट है, जैसे कि छोटे छोटे ईंटों से मकान बनता है, तो घर है, एक घर, दो घर, चार घर, 10 घर, पूरा घर मिला के एक समाज बनता है। तो समाज का फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो है घर, है ना, अरे सॉरी फैमिली, एक परिवार। और जो परिवार था वॉज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल का मतलब होता है जिसमें कि पिता मेन हेड होता है, यानी मेल पर्सन हेड होता है। दिस मीन्स दैट द ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज इट्स हेड। यही बात कहा मैंने अभी ना। ही वॉज कॉल्ड गृहपति, उसको गृहपति कहा जाता था या फिर कुलपति कहा जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ गृहपति, गृहपति का अगर डेथ हो गया, भाई सबसे बूढ़ा है, सबसे एल्डेस्ट है और जिम्मेदार है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टेड टू हिज एल्डेस्ट सन। तो उसके बाद घर के अंदर जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, वो गृहपति या कुलपति बन जाएगा। सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन ग्राम। ग्राम किसको बोला जा रहा है, जहां बहुत सारे परिवार हैं या फिर गांव को ग्राम बोला गया। सेवरल विलेजेस फॉर्म्ड अ विशा। कई सारे गांव को मिलाकर क्या कहा जा रहा है, विशा कहा जा रहा है। बहुत सारे विशा को क्या कहा जा रहा है, जना कहा जा रहा है ना। और जो हेड है विलेज का, उसको ग्रामीणी कहा गया। दैट ऑफ विशा, विशापति कहा गया। राजन और किंग जो होता था वो हेड होता था पूरे जना का। देखो फैमिलीज, फैमिलीज मिलके क्या बनाई, ग्राम या फिर विलेज बनाई, ठीक है। फिर ये बहुत सारे गांव मिलके क्या बनाए, विशा बनाए। और बहुत सारे विशा मिलके क्या बनाए, जन बनाए, ठीक है। जन को कौन देख रहा है, ये किंग है, या फिर इसको जो देख रहा है वो कौन है, राजन बोलते थे। विशा, इसका जो ओनर है वो विशापति कहलाता था, ठीक है। ग्राम का जो देख रहा है गांव को, वो कौन था, ग्रामीणी, ठीक है ना। और इसके बाद जो फैमिलीज का हेड है उसको क्या कहा गया, कुलपति कहा गया या फिर क्या कहा गया, गृहपति कहा गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहिए हमारे साथ। द किंग्स गवर्नड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। राजा मंत्रियों के साथ संचालन कर रहा है, भाई गवर्न कर रहा है। द इंपॉर्टेंट ऑफिसर इंक्लूडेड द ग्रामीणी, द पुरोहित एंड द सेनानी। कौन कौन इसमें मेन है, ग्रामीण है, अधिकारियों में ग्रामीणी, पुरोहित और सेनानी। सेनानी कौन है, तो सेनानी वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी एंड पुरोहित परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज। पहले के जमाने में होता क्या था ना कि बिना किसी समारोह वगैरह के जो है कि राजा महाराजा कोई काम नहीं करते थे। कोई काम करने जा रहे हैं राजा साहब तो पहले ऐलान होगा। तो जो पुरोहित होता था ना वो धार्मिक समारोह का जिम्मेदार होता था, यही सब कुछ कर्मकांड करवाता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वॉज कैरिड आउट बाई द ग्रामीणी। और गांव में कौन कर रहा है प्रशासन, शासन कौन देख रहा है, वो देख रहा है ग्रामीणी। द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर आर्मी। राजा के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं है कि भाई 10 बंदे उसने रखे हैं और उसको खाना पीना दे रहा है कि हाँ जंग के लिए हमेशा तैयार रहना। हाउ एवर इन टाइम्स ऑफ वॉर, जब जंग होती थी, ही यूज टू ऑर्गेनाइज ट्राइबल ग्रुप्स टू परफॉर्म मिलिट्री फंक्शन। तो कबीले वालों को वो क्या करता था, इकट्ठा करता था और उनको संगठित करता था कि भाई आपको जो है मिलिट्री फंक्शन करने हैं, यानी मेरे लिए जंग वगैरह लड़नी है या कुछ करना है।
ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक के टाइम में द ट्राइब इलेक्टेड अ लीडर ऑफ इट्स ओन। जो कबीले वाले होते थे वो अपना एक नेता चुनते थे। ही वॉज नॉट एज पावरफुल एज द वन इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में जो लीडर चुना जाता था तो वो उतना पावरफुल नहीं होता था जैसा कि लीडर लेटर वैदिक पीरियड में लोग चुनते थे और वो उतना पावरफुल होता था। तो वो इतना पावरफुल नहीं होता था, लेकिन हाँ उस टाइम में भी जो ट्राइब वाले थे वो भी अपना एक लीडर नेता चुनते थे। In the Rigvedic period, three popular assemblies known as the Sabha, the Samiti and the Vidhata advised the king. कौन कौन है भाई? तीन पॉपुलर असेंबलीज हैं। असेंबली समझ ले सकते हो कि लोगों का जो संगठन है। तो एक है सभा, एक है समिति और एक है विधाता। ये लोग क्या करते थे? एडवाइस करते थे किंग को, यानी राजा को सलाह देते थे। द विधाता was the earliest assembly which used to perform all kind of functions economic, military, religious and social। तो देखो ये कौन है विधाता? विधाता ये सबसे पहले अर्लीस्ट असेंबली है जो हर एक तरह का काम कर रही है। आर्थिक काम कर रही है, सैनिकों वाला काम कर रही है, धार्मिक काम भी कर रही है और सामाजिक काम भी कर रही है। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द डिलिब्रेशन इन द विधाता। और जो औरतें हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं विचार विमर्श में। किसमें? विधाता में। द समिति वॉज द असेंबली ऑफ द पीपल एंड द सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। समिति क्या है? ये असेंबली है किसकी? पीपल की, यानी लोगों की। और जो सभा होता था वो काउंसिल यानी परिषद होता था। एल्डर्स यानी कि बड़े लोग इसमें रहते थे, है ना, एल्डर्स रहते थे। द सभा परफॉर्म्ड एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शन। तो सभा का काम क्या था? सभा देखो दिख रहा है, एल्डर्स बड़े बुजुर्ग हैं भाई इसमें। तो ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं? एडवाइजरी, सलाह दे रहे हैं, और साथ में जुडिशियल फंक्शन यानी न्याय का काम कर रहे हैं। द समिति वॉज कॉल्ड टू सेशन ऑन स्पेशल ओकेजन। और समिति को कब बुलाया जा रहा है? समिति यानी लोगों को कब बुलाया जा रहा है? लोगों को बुलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसी खास मौके पे बुलाया जा रहा है। In the later Vedic age, kingship became hereditary and divine elements came to be associated with the kings। अब हो क्या रहा है? बदलाव आ रहा है। किस तरह का बदलाव? अब जो वैदिक एज आ रहा है, लेटर वैदिक एज, किंगशिप यानी जो राज गद्दी है अब वो हेरिडेटरी हो गई, यानी कि वंशनुमा हो गई। हेरिडेटरी खानदानी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और डिवाइन यानी अलौकिक एलिमेंट्स केम टू बी एसोसिएटेड, अलौकिक चीजें भी जोड़ दी गई। किसके साथ? दैवीय चीजें जोड़ दी गई राजा के साथ। दिस पीरियड marked the beginning of a taxation system and administrative machinery। और ये वो वक्त है जब टैक्सेशन सिस्टम यानी कर शुरू हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी शुरू हो रही है। अब क्या होगा? अब शासन चलेगा। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट देयर अर्लियर इंपॉर्टेंस। और वो ये जो पॉपुलर असेंबलीज हैं कौन कौन सी? समिति था, सभा था। तो ये सबका क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे खो देंगे सब। क्या खो देंगे? अपना इंपॉर्टेंस। द सभा एंड समिति केम टू बी डोमिनेटेड बाय चीफ्स एंड रिच नोबल्स। देख लिया, सभा समिति इनका जो दबदबा था खत्म। दबदबा किसका? मुखिया का और अमीर लोगों का। वोमेन वेयर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड दिस असेंबलीज। लो भैया, औरतों को निकाल ही दिया। पहले क्या था? डिलिब्रेशन में रहती थी औरतें, लेकिन अब निकाल दिया लेटर वैदिक एज में। पोजीशन ऑफ वुमेन, औरतों की बात हुई है तो औरतों के बारे में आगे भी कुछ बात कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कैसा था इनका स्टेटस। तो ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वुमेन वेयर रिस्पेक्टेड। ऋग्वेदिक टाइम में इनका सम्मान हो रहा है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो संस्था है विवाह की, हैड बिकम सैक्रेड, पवित्र हो चुकी है। द डॉटर्स वेयर गिवन फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड। औरतों को इसका अधिकार दिया जा रहा है कि लो भैया अपना पति अपने से चुन लो। वो अधिकार तो अभी भी नहीं है ना? अब्बा नहीं मानेंगे मतलब नहीं मानेंगे। द सिस्टम ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज वॉज प्रिवेलेंट। विडोज का रीमैरिज यानी विधवाओं की अभी शादी होती थी, ये प्रिवेलेंट है मानी, यानी कि प्रचलित था उस समय। विधवा भी शादी करती थी। देयर आर नो एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है बच्चों के विवाह का।
The remarriageable age in the Rig Veda seem to have been 16 to 17। आई देखो बहुत बढ़िया एज था, है ना, शादी के लिए 16 से 17 साल की उम्र जो है ऋग्वेद में देखने को मिली है कि ये उम्र हुआ करती थी शादी के लिए। और इस उम्र के हिसाब से अगर देखें तो मेरे लिए भी बहुत देर हो गया है। इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वॉज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। वो ऋग्वेदिक टाइम है। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है, जो औरतों का स्टेटस है, स्तर है, अब वो कम हो गया। कैसे? देयर पार्टिसिपेशन इन यज्ञास वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी। यज्ञ में होगा क्या, तुमको अब बैठने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम बैठो। दे डिड नॉट एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी। और घर में जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं रहा। द फ्रीडम टू चूज हस्बैंड बाई वुमेन वॉज कर्टेल्ड। ले भैया ये भी छीन लिया गया, अपने मनपसंद आदमी भी ये नहीं चुन सकती थी। अब मर्जी का विवाह नहीं हो पाएगा। क्लास डिवीजन देखते हैं किस तरह से जो है कि क्लास डिवाइडेड था। Though the caste system is not mentioned in the Rig Veda, but the fact remains that there was some kind of class division in the society. ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि लोग बटे हुए थे सामाजिक तौर पे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं, कुछ तथ्य ऐसा मिलता है जिससे पता चलता है कि समाज में विभाजन था। कैसा? The early Aryans called the local inhabitant Dasyus and did not mix with them. जो शुरुआती अर्ली आर्यंस थे वो क्या कहते थे, नेटिव लोगों को, ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट मतलब पहले से रह रहे थे, उनको दस्यूज कहते थे और उनके साथ ये मिक्स नहीं होते थे। इट इज सेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्राइबल चीफ एंड द प्रिस्ट एक्वायर्ड अ लार्ज शेयर ऑफ द बूटी एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ देयर किनशिप। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना, the tribal chief and the priest acquired a large share of the booty and grew at the cost of their kinsmen। ठीक है, क्या कह रहे हैं आर्यंस? दस्यूज कह रहे हैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट को, और उनके साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, यानी घुल मिल नहीं रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस पीरियड में जो ट्राइबल चीफ है, यानी जो कबीले का मुखिया है और जो पादरी हैं, उनको क्या मिल रहा है? लार्ज शेयर ऑफ द बूटी। इसका मतलब होता है लूट का माल। इसका मतलब क्या है? बूटी, लूट का माल। और ये ग्रो कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ देयर किन्समैन, यानी अपने नातेदारों के वजह से ये क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। दिस रिजल्टेड इन सोशल इनइक्वालिटी एंड द ट्राइबल सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, वॉरियर, प्रीस्ट एंड द पीपल। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हुआ ये कि समाज के अंदर असमानता आई, और असमानता की वजह से ये जो कबीले के लोग थे, यानी कबीले वाला जो समाज था, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। वॉरियर्स, लड़ाके, प्रीस्ट, पादरी, और आम जनता, इसमें बंटवारा हो गया। और ये बंटवारा कहां से आया? देख सकते हो कि जो चीफ है, जो मुखिया है, और जो प्रीस्ट है, वो क्या कर रहा है? लूट का ज्यादा माल ले रहा है। The fourth division, called the Shudra, appeared in the end of the Rig Veda because the word Shudra is mentioned for the first time in the 10th mandala of the Rig Veda, which is usually considered a later addition। तो चौथा डिवीजन समाज के अंदर था। देखो, प्रीस्ट मिल गया तुमको, कॉमन पीपल मिल गए, वैरियर्स मिल गए। चौथा डिवीजन ये कौन है? शूद्राज। ये अपीयर हुआ है इन द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। और ऐसा इसलिए कहा गया कि लास्ट में आया शूद्र, बिकॉज द वर्ड शूद्रा ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है 10वें मंडल में। 10 मंडल में तो डिवाइडेड है, तो 10वें मंडल में पहली बार ये देखने को मिला शूद्र शब्द। और ये यूजुअली कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि ये बाद में ये शूद्र को ऐड किया गया है, इसका विभाजन हुआ है। However, since the economy was mainly pastoral, इकोनॉमी मतलब आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? पैस्टोरल। पैस्टोरल का मतलब क्या समझते हो? देहाती। देहाती का मतलब क्या समझते हैं हम? देहाती से मतलब है चरागाह वाली, यानी जानवर वगैरह, भेड़ बकरी लेके अपना एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो इस तरह का इनका आर्थिक स्थिति था। एंड नॉट फूड प्रोड्यूसिंग, ये खाना वगैरह पैदा नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर वाले नहीं है। कैसे है? पैस्टोरल।
देयर वॉज नो स्कोप फॉर कलेक्टिंग रेगुलर ट्रिब्यूट्स और टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। लोगों से सम्मान नहीं लिया जाता था या फिर कोई कर नहीं लिया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन द अर्ली वैदिक पीरियड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। अर्ली वैदिक पीरियड की बात कह रहा है कि समाज का बंटवारा था किसकी बुनियाद पे, बुनियाद मतलब बेस पे, प्रोफेशन के हिसाब से कि किस तरह का आप काम करते हैं उसी तरह का आपका क्या है डिवीजन होगा ऑक्यूपेशन के हिसाब से। A person could adopt any profession of his choice as is evident from an excerpt of the ऋग वेदा। अब देखो यहां पे ना थोड़ा सा बहुत गौर करने वाली लाइन यह है कि एक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को चुन सकता था, उसकी मर्जी हो, चाहे जो व्यवसाय वो चुन ले। ये एविडेंट है, ये मिलता है कहां से, एक्सर्ट का मतलब होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है आपका वो उसके हिस्से से, अंश से, किसके, ऋग्वेदा के अंश से, ये हमको मालूम होता है। जैसे एक अंश है देखो, आई एम अ पोएट, मैं कवि हूं, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स कॉर्न ऑन स्टोन, और मेरी माँ क्या करती है, पत्थरों पे कॉर्न यानी मकई जिसको बोलते हैं भुट्टा, उसको पीसती है। तो देखो एक ही परिवार में अलग अलग प्रोफेशन है, यानी इंसान की आजादी है कि वो कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकता है। बीइंग ऑफ द सेम फैमिली वी आर एंगेज्ड इन डिफरेंट प्रोफेशन, एक ही परिवार का होने के बावजूद हम लोग अलग अलग व्यवसाय में हैं। People followed different profession which became hereditary in course of time. लोग अलग अलग व्यवसाय करते थे, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ ये व्यवसाय कैसा हो गया, हेरिडिटरी हो गया, खानदानी हो गया, है ना। अभी भी देखा होगा मोस्टली डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, ये नहीं कि किसी और फील्ड में लेके जाएं। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ऑक्यूपेशनल क्लासेस, और इसी की वजह से क्या हुआ, ये एक जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो ऑक्यूपेशनल क्लास में डिवाइड हो गया। अब भाई अब्बा दुकान चला रहे हैं, है ना, कोई है पिताजी उसके कोई एक काम कर रहे हैं, तो उनके जाने के बाद बुढ़ापे में क्या कर रहा है, बच्चा उनको सहारा देने लग रहा है, और पता चल रहा फिर वो उसी काम में लिप्त हो जा रहा है। तो क्या हुआ, समय के बीतने के साथ साथ अब व्यवसायिक तरीके से क्या हो गया, समाज विभाजित हो गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस टुक द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड द प्रेजेंट कास्ट सिस्टम इमर्ज्ड, और धीरे धीरे इसने क्या ले लिया, कास्ट सिस्टम बन गया ये व्यवसाय, और जैसा आज चल रहा है बिल्कुल ये रूप इसने ले लिया। इन द लेटर वैदिक पीरियड ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यास एंड शूद्रास बिकेम 4 डिस्टिंक्ट कास्ट और वर्णास। अब क्या हो गया, लेटर वैदिक पीरियड में ये 4 आ गए, कौन कौन से, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है और क्षत्रिय, ये चारों आ गए। ये क्लास डिवीजन क्या है, 4 हो गया, क्लास डिवीजन मेनली 4 पे। द ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल, क्या काम है पंडित का, भाई सारे धार्मिक कर्मकांड कराएगा। द क्षत्रिय वॉज पार्टिसिपेटेड इन वॉर, अब क्षत्रिय क्या करेगा, जंग में हिस्सा लेगा। एंड वैश्यास एंगेज्ड इन बिजनेस एंड लुक आफ्टर एज वेल एज इंडस्ट्री, और वैश्यास क्या करेंगे, ये वो क्लास है जो बिजनेस देखेगा, व्यवसाय वगैरह देखेगा और इंडस्ट्री वगैरह देखेगा। द सर्व द अपर क्लासेस, और ये क्या कर रहे हैं, अपर क्लासेस को सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे छूट गया है कुछ, शूद्रास की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शूद्रास। ये शूद्रास क्या करेंगे, अपर क्लासेस को सर्व करेंगे, यानी उनको सेवा प्रदान करेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड। अब जैसा जैसा देखा ना किस तरह से कास्ट सिस्टम रिजिड हुआ, ऋग्वेद में खुद ही है कि भाई एक ही वक्त में रहते हुए एक ही परिवार से अलग अलग प्रोफेशन चुनने की क्या थी, आजादी थी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे ये सोसाइटी जो था, जो समाज था, उसने रूप ले लिया, किसका रूप ले लिया, कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल रिजिड हो गया, अब बदल नहीं रहा है। लेटर वैदिक एज में हमने ये देख लिया। द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज एंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार, किसको मिलता था, ब्राह्मण्स को मिलता था और क्षत्रिय को सबसे ज्यादा विशेष अधिकार मिलता था।
The priest came to be considered as gods on earth, and the Kshatris also increased their power and came to be regarded as the ruling class. जो पंडित पुरोहित है उनको क्या कहा जा रहा है कि भाई ये भगवान है धरती के ऊपर, और जो क्षत्रिय हैं उन्होंने भी अपनी ताकत बढ़ा ली और रिगार्ड होने लगे, माना जाने लगा उनको क्या, रूलिंग क्लास की तरह, कि ये कौन सा क्लास है जो रूल करता है। ये तीनों जो हायर वर्णास है वेयर इंटाइटल टू उपनयना और इन्वेस्टिट्यूर विद द सैक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक मंत्रास। अब ये जो ऊपर के सारे हैं इनको ये इंटाइटल्ड थे, यानी इनका हक था कि भाई इनको क्या हो, उपनयना का या और इन्वेस्टिट्यूर का, यानी कि इनका अभिषेक हो विद द सैक्रेड थ्रेड, यानी कि एक पवित्र धागे के साथ वैदिक मंत्रास के अकॉर्डिंग, है ना, इनका क्या होगा भाई, अभिषेक होगा। इंटरकास्ट मैरिज वॉज नॉट प्रिविलेंट, है ना, जाति विवाह जो है प्रिविलेंट नहीं था, प्रचलित नहीं था, यानी एक कुल का व्यक्ति अपने ही कुल में विवाह करता रहा होगा। फर्दर आगे देखते हैं, 4 आश्रम के बारे में देखते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ, कैसा था जिंदगी इनका। इन द अर्ली वैदिक पीरियड मैन ग्रू अप अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशन। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है कि परिवार की जैसी परंपरा है उसी परंपरा के साथ इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। However, in the later Vedic period, the whole lifespan of the an Aryan came to be divided into 4 periods. लेकिन बाद में क्या हो रहा है, लेटर वैदिक पीरियड में जो जिंदगी है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जा रही है। कौन कौन से हैं? द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ आर नोन एज 4 आश्रमास। 4 स्टेज जो लाइफ के हैं, 4 स्तर, उसको क्या कहा गया है, 4 आश्रम बोला गया है। और हर एक आश्रमास क्या है, 25 साल के हैं, यानी 0 to 20 पैदा हुआ वहां से 25 ईयर्स तक, 25 से 50 साल, 50 से 75 साल और 75 से 100 साल। आप अपने आप को कंसिडर नहीं करना क्योंकि अभी तो 100 ईयर्स तक बहुत ही कम लोग जी पा रहे हैं। द 4 आश्रमास आर ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासा। कौन कौन सा है भाई, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और फिर उसके बाद सन्यासा। द ब्रह्मचार्य आश्रमा लास्टेड अप टू द 25 ईयर, 25 साल की उम्र तक क्या रहना है, ब्रह्मचार्य रहना है। लेकिन आजकल जो रील्स देखने को मिल रहे हैं उसमें तो 5 साल के बच्चे भी नहीं बचे हैं, है ना, जो ब्रह्मचारी हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड, पता नहीं कौन देता है उनको इस तरह का एजुकेशन, उसको उनको कोई मतलब लगता है स्कूल ही नहीं भेज रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्यूपिल was expected to acquire knowledge in the Gurukul and observe strict discipline। ये जो 25 साल तक की अवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, 5 साल नहीं 25 साल तक माना जाता था, ये उम्मीद की जाती थी कि जो बच्चा है, जो शिष्य है, वो क्या करेगा, वो नॉलेज ग्रहण करेगा गुरुकुल के अंदर और ऑब्जर्व करेगा, एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन का पालन करेगा, बिल्कुल अनुशासन के साथ जिंदगी गुजारेगा, है ना, शिष्टाचार के साथ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गृहस्था आश्रमा मैन वॉज सपोज टू मैरी एंड रेज अ फैमिली। अब ब्रह्मचार्य जीवन के बाद 25 से 50 साल की उम्र में वो क्या करेगा, वो विवाह करेगा, है ना, और परिवार बनाएगा, यानी बच्चे बच्चे पैदा करेगा। एज अ हाउस होल्डर ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हिज फैमिली। और जैसा कि वो उसके पास अब घर है, परिवार बसाया उसने, तो उसको जिम्मेदारियां सारी लेनी पड़ेगी परिवार की। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू 50 ईयर, 25 से 50 साल तक ये हिस्सा होगा। फिर उसके बाद जिंदगी और आगे बढ़ेगी। द थर्ड स्टेज वॉज वानप्रस्था आश्रमा। इट लास्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द 50 टू 75 ईयर। अब ये वानप्रस्थ स्टेज में करेगा क्या, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन वॉज एक्सपेक्टेड टू रिटायर फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ एंड एक्वायर स्पिरिचुअल एंड नॉलेज। अब यहाँ पे इस वक्त में माना जा रहा है कि अब दुनिया के जो भी खुशियां हैं, आनंद है, उससे इंसान क्या करेगा, रिटायरमेंट ले लेगा, यानी उनसे अपने आप को अलग करेगा और आध्यात्मिक और नॉलेज, आध्यात्मिक शिक्षा और जो है कि नॉलेज, इसका जो है ग्रहण करेगा इस उम्र में।
फिर उसके बाद आएगा लास्ट स्टेज, लास्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 75 टू 100 ईयर वाज द संन्यास आश्रम। अब ये क्या करेगा भाई, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब इसके बाद ये सन्यासी बन जाएगा। दिस वॉज द पीरियड ऑफ रेनंसिएशन, त्याग का वक्त है अब। मैन हैड टू लीव एवरीथिंग फॉर एवर एंड गो इन टू मेडिएशन इन ऑर्डर टू अटेन मोक्ष और सॉल्वेशन। अब क्या करना है, अब इंसान को अपना घर बार सब कुछ छोड़ देना है। छोड़ के कहां जाना है, ध्यान लगाने के लिए। और ध्यान लगा के क्या पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य जीवन शिक्षा प्राप्त कर रहा है, गृहस्थ जीवन विवाह कर रहा है, फैमिली बनाया, वानप्रस्थ जीवन जब आध्यात्मिक नॉलेज आया, और उसके बाद संन्यास जीवन यानी अब क्या कर रहा है, वो सन्यासी बन गया, दुनिया की सुख सुविधाओं से उसने अपने आप को दूर कर लिया। एजुकेशन कैसा था, एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड थ्रू प्राइवेट गुरुकुल, है ना, प्राइवेट जो है निजी गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था पढ़ने के लिए। द रेसिडेंस ऑफ द गुरुकुल कॉल्ड द गुरुकुल, गुरु कॉल्ड गुरुकुल। जो रेसिडेंस थे, है ना, गुरु के जो यानी साथ में जो रहते थे, और जो रेसिडेंस, सॉरी रेसिडेंस मतलब रहने की जगह, गुरु जहां रहते थे वही गुरुकुल था, वो जगह। मीनिंग द फैमिली ऑफ द गुरु यानी गुरु का परिवार, हैड बिकम द मोस्ट सैक्रेड इंस्टीट्यूशन। और ये जो रेसिडेंस था जहां पे गुरु रह रहे थे अपने शिष्यों के साथ, उसको गुरुकुल कहा गया, और ये सबसे ज्यादा पवित्र संस्था थी। द गुरुकुल्स वेयर ऑफन लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी एंड इवन इन द फॉरेस्ट। आउटस्कर्ट बोलते हैं शहर के बाहरी छोर पे, सरहद पे हुआ करता था ये गुरुकुल, या फिर ये गुरुकुल जंगलों में हुआ करता था। द स्टूडेंट्स लिव्ड देयर, बच्चे वहां रहते थे। द गुरु ट्रीटेड हिज स्टूडेंट लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, जो गुरु हुआ करते थे वो बच्चों को कैसे मानते थे, अपने खुद के बच्चों की तरह मानते थे। द स्टूडेंट वॉज रिक्वायर्ड टू डू हाउस होल्ड कोर्स फॉर हिज टीचर। और बच्चों को क्या करना होता था, कर्तव्य के तौर पे, है ना, फीस के बदले में जो घर के सारे कार्य होते हैं वो करने होते थे। ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक अ बाथ एंड चैंट वैदिक मंत्रास। क्या करना होता था बच्चों को, सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग में नहाना है, और नहाने के बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना है। आगे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टीचिंग वॉज डन ओरली, मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था भाई, वो ऐसे बोर्ड वोर्ड तो नहीं था। एट द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन अ स्टूडेंट हैज टू गिव गुरु दक्षिणा, अ गिफ्ट टू हिज टीचर। और जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी किसी बच्चे की, तो उस बच्चे को अपने गुरु को क्या देना होता था, गुरु दक्षिणा देना होता था। द गुरुज वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग was to bring about physical, mental and spiritual development of the pupil। गुरुज को क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा, रिवर्ड का मतलब होता है आदर करना, बहुत आदर किया जाता था गुरु का। इसके अलावा जो मुख्य जो उद्देश्य होता था पढ़ाने का, तो मेन उद्देश्य होता क्या था पढ़ाने का, कि बच्चे के अंदर फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये सब विकास आए, किसके अंदर, बच्चों के अंदर, प्यूपिल के अंदर। द स्टूडेंट ऑफ द स्टडी इंक्लूडेड द वेदास, पुराणास, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक एंड मिलिट्री साइंस। और जो सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, वेद पढ़ाया जा रहा है, वेद के अलावा पुराण पढ़ाए जा रहे हैं, ग्रामर है, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, और ये लॉजिक और मिलिट्री साइंस पढ़ाया जा रहा है। Two women teachers named Matre and Gargi were considered gifted and were greatly respected। तो दो यहाँ पे वोमेन टीचर हैं, एक मैत्रेयी हैं और गर्गी हैं, उनको माना जाता है गिफ्टेड, और साथ ही साथ उनका बहुत सम्मान किया जाता था। फर्दर फूड, ड्रेस एंड एम्यूजमेंट, खाना है, पहनावा है और मनोरंजन। द मेन सीरियल प्रोड्यूस्ड बाय द ऋक वैदिक पीपल वाज बार्ले, जौ उगाते थे ये लोग मेनली अनाज में। व्हीट एंड राइस वेयर नॉट नोन टू देम, नहीं पता था इनको चावल गेहूं के बारे में।
However, in later Vedic times there is evidence of using rice, यानी कि व्रीहि, व्रीहि किसको कहा गया है, राइस को ही कहा गया है। तो बाद में जो है इसके कुछ सबूत मिले हैं कि चावल उनके ज्ञान में आ गया था, चावल की जानकारी हो गई थी। Cows were domesticated and milk product like curd, butter, ghee, etc. were used. किसको डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, किस जानवर को, गाय का डोमेस्टिकेशन हो रहा है, और इससे दही है, बटर है, घी वगैरह ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है। सोम, सोम क्या है, अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, नशीला पदार्थ है, वॉज कंज्यूम ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड रिलीजियस सेरेमनीज। तो वो ये त्योहारों के मौके पे या किसी समारोह वगैरह के मौके पे इसको लोग कंज्यूम करते थे, यानी इसका सेवन करते थे। द क्लॉथ्स worn were simple, कपड़े बहुत साधारण पहनते थे। दे कंसिस्टेड ऑफ एन अंडरगारमेंट, इसमें एक अंडरगारमेंट होता था जिसको कॉल्ड नेवी और धोती कहते थे। एन अपर पीस होता था, ये नीचे का हिस्सा हो गया, और अपर पीस उसको वासा या फिर शर्ट बोलते थे, जो ऊपर का हिस्सा है धोती के ऊपर का। एन ओवर गारमेंट वॉज एज अधिवासा अ लूज पीस ऑफ क्लोथ, ऊपर का जो गारमेंट होता था ना, लूज कपड़ा, जैसे हम लोग गमछा वगैरह ओढ़ते हैं ना, उस टाइप का वो कपड़ा होता था लूज। मेन वोल टर्बन, मर्द पगड़ी पहनते थे, टर्बन मतलब। देयर वेर कस्टम ऑफ वियरिंग एनिमल स्किन, और कुछ रिवाज भी थे जानवरों की खाल पहनने के। सम ऑफ द साधुज हर्मिट्स वोल डियर स्किन नोन एज मृगछाल, मृगछाल भी पहनते थे बहुत सारे साधु वगैरह, हर्मिट यानी जो अकेले में रहते हैं जंगल वगैरह में। मेन केप्ट लॉन्ग हेयर, लंबे बाल रखते थे लोग। ऑर्नामेंट वेयर वॉर्न बाई बोथ मेन एंड वोमेन, मर्द और औरत दो के दोनों ही क्या करते थे, जेवर पहनते थे। द ऑर्नामेंट्स वेयर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आइवरी एंड प्रीशियस स्टोन, सोने का बना होता था जेवर, चांदी का, या फिर हाथी के दांतों का, या फिर कीमती पत्थरों का। सम ऑफ द कॉमन आइटम्स ऑफ ज्वेलरी वेयर ईयर रिंग्स, एंकलेट्स, ब्रेसलेट, नेकलेसेस एटसेट्रा, यानी कि कुछ जो गहने हैं उसमें कान का है, वो नाक के लिए है, फिर उसके बाद ये एंकलेट्स पायल हैं, अब और पायल के अलावा ब्रेसलेट्स, ये हाथ वाला है, एंकलेट्स मतलब पायल होता है, और नेकलेसेस मतलब गले का हार, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये सब चीजें वो पहनते थे पहनावे में। फिर बात करते हैं मनोरंजन की। तो मेन मीन जो था एम्यूजमेंट का यानी मनोरंजन का, इन बोथ द वैदिक पीरियड वेयर कैरियोट रेसेस, यानी कि घोड़ा गाड़ी वाला रेस, हॉर्स रेसेस, डांसिंग, सिंगिंग एंड हंटिंग, ये शिकार करना भी क्या था, मनोरंजन का साधन था। द चीफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर द ड्रम, फ्लूट, मृदंग एंड ल्यूट, है ना। ल्यूट मतलब क्या होता है, वीणा होता है, ड्रम जानते हो, फ्लूट मतलब वो बांसुरी होती है, मृदंग और ल्यूट ये सब जो है एम्यूजमेंट की चीजें थी, मतलब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, बजाया जाता था। पीपल पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, फेस्टिवल एंड गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब होता है भाई जुआ, है ना, फेस्टिवल मतलब होता है तुम्हारा त्योहार, और कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा वाला जो स्पोर्ट होता था उसमें, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने वाला, है ना, प्रतिस्पर्धा वाला, तो उस तरह के खेलों में भी ये हिस्सा लेते थे। फर्दर रिलीजियस बिलीफ की अगर बात करें तो द पीपल इन द वैदिक एज वर्शिप्ड फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचुरल फोर्सेस की पूजा की जाती थी। नेचुरल फोर्सेस जैसे बिजली का कड़कना है, बारिश का होना है, इनकी, दे पर्सोनिफाइड these नेचुरल फोर्सेस एंड लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बीइंग्स टू whom they gave human और एनिमल एट्रीब्यूट्स। क्या कह रहा है, ये पर्सोनिफाई करते थे नेचुरल फोर्सेस को, इंसान की तरह या किसी जानवर की तरह उसको, ये मतलब उसको, उसके गुण को ये लोग बताते थे, उसको मतलब ऐसे गुण से उसको क्या कह सकते हो तुम, मतलब मानते थे कि ऐसा गुण है इसके अंदर, इस नेचुरल फोर्स के अंदर, है ना। पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है कि इंसान के रूप में मानना या फिर किसी जानवर के रूप में यहाँ पे माना जा रहा था नेचुरल फोर्सेस को। अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, बहुत सारे भगवान के नाम है कहाँ पे, ऋग वेद के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज गॉड्स वाज इंद्र, इंद्र मेन है, टू होम 250 हाइम्स,
इतने सारे मंत्र हैं जो डिवोट किए गए हैं यानी समर्पित हैं ऋग्वेद में, किसके लिए? इंद्रदेव के लिए। ही इज ऑल्सो नोन एज द पुरांद्रा, पुरांद्रा भी कहा जाता है इनको, या फिर ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स यानी किलों को तोड़ने वाला। एंड जितेंद्र कहा जाता है, ही इज कंसिडर्ड एज द रेन गॉड, सॉरी पुरांद्र कहा जाता है ना, ही इज ऑल्सो नोन एज द पुरांद्र और ब्रेकर। एंड जितेंद्र, जितेंद्र का मतलब होता है रेन गॉड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेनफॉल, यानी कि जो क्या लेके आएगा? बारिश लेके आएगा। दोनों पुरांदर और जितेंद्र इन्हीं को कहा जा रहा है। द सेकेंड पोजिशन इज हेल्ड बाई अग्नि, दूसरा पोजिशन अग्नि का है, द फायर गॉड अग्नि। ही इज रिगार्डेड एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड मैन। देखो इसको देखते हैं, माना जा रहा है कि इंसान और भगवान के बीच में मिलाने का काम कौन कर रहा है? अग्नि। कैसे? फॉर ही कंज्यूम्स द सैक्रिफिशियल ऑफरिंग एंड कैरीज देम टू द गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। तो जो भी कुछ क्या करना है यज्ञ में कर रहे हो, तो आपने आग लगाया और उसके अंदर आप समर्पित कर रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या हो रही हैं? आग के साथ जल के धुएं में होके कहां पहुंच रही हैं? वो गॉड तक पहुंच रही हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये इंटरमीडिएरी गॉड है ना, इंसान और भगवान के बीच में। थर्ड पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय वरुण देव, तो वरुण देव के पास तीसरा पोजीशन मतलब इनका है द गॉड ऑफ वाटर, यानी पानी के ये देवता हैं, क्लाउड्स के, ओशियन के और रिवर के। ही डिटरमाइन द पाथ फॉर ऑल स्टार्स इन हेवन, और किस तरह सितारों को चलना है ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिसाइड करेंगे कौन? वरुण देव। वरुण इज रिगार्डेड एज द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल और कॉस्मिक ऑर्डर, तो वरुण देव को क्या माना जाता है? कि ये अपहोल्डर हैं नेचुरल कॉस्मिक ऑर्डर, अपहोल्डर ऑफ नेचुरल और कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं ब्रह्मांड के अंदर जो ऑर्डर है उसको, यानी कि चांद सितारों का जो चलना है, घूमना फिरना है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? वरुण देव। ये शायद वरुण देव की फोटो नहीं है, मे बी। देयर वेर मेनी अदर वैदिक गॉड्स लाइक वायुदेव थे, गॉड ऑफ विंड, सूर्य सन गॉड, यम लॉर्ड ऑफ द डेड, और रुद्रदेव यानी गॉड ऑफ स्टॉर्म्स। तो ये अलग अलग और भी गॉड्स हैं जिनका मेंशन किया गया है ऋग्वेद के अंदर। सम गॉडेसेस वेर आल्सो वर्शिप्ड, अब यहाँ पे फीमेल भी हैं, गॉडेसेस भी हैं। कौन कौन से? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल गॉडेसेस वाज उषा, उषा द गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर, है ना, भोर की देवी, है ना, सुबह की देवी। अदर इंपॉर्टेंट फीमेल डेटीज कौन सी देवी हैं? पृथ्वी देवी हैं, अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द अर्थ, यानी पूरे अर्थ की जो देवी हैं, तो अर्थ को ही पर्सनिफाई किया गया है देवी की तरह। आदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, रात्रि द स्पिरिट ऑफ द नाइट। तो ये फीमेल देवी है ना। अरण्यानी द लेडी ऑफ फॉरेस्ट, इनकी पूजा होती थी। दिशाना द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों की, इनकी भी पूजा होती थी। हाउएवर इन द लेटर वैदिक एज, उसमें क्या हुआ? प्रजापति द क्रिएटर और ब्रह्मा बिकेम द गॉड, ब्रह्मदेव जो क्रिएटर हैं, दुनिया को बनाने वाले रचयिता, वो गॉड हो गए। एंड इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर फॉर्मर सिग्निफिकेंस, यानी कि जिस महत्व के साथ इनकी पूजा पहले होती थी अब वो महत्व कम हो गया। विष्णु केम टू बी रिगार्डेड एज द प्रिजर्वर, प्रिजर्वर का मतलब पालक माने जाने लगे विष्णु, एंड प्रोटेक्टर और रक्षा करने वाले ऑफ द पीपल, एंड शिव एज डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, और शिव को क्या माने जाने लगा? डिस्ट्रॉयर, किसके? पूरे जो है यूनिवर्स के, दुनिया के। सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स, यानी कि यहाँ पे त्याग और रिवाज की बात होगी, रीति रिवाज की। विथ रिलीजियस इवोल्यूशन, जैसे जैसे धार्मिक इवोल्यूशन हुआ, सिंप्लिसिटी ऑफ द नेचर वर्शिप वाज लॉस्ट, जो प्राकृतिक की पूजा होती थी आमतौर पे वो धीरे धीरे खो गया। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस यानी यज्ञ बिकेम अ डेली रूटीन, अब ये जो है आपका जो कर्म कांड और जो त्याग है, यज्ञ वगैरह, ये सब डेली का रूटीन हो गया। बिसाइड्स, इसके अलावा द यजनास परफॉर्म्ड बाय किंग्स, द कॉमन पीपल परफॉर्म्ड स्मॉल यजनास ड्यूरिंग विच मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स वेयर ऑफर्ड टू द डेटीज। और इसके बाद होने क्या लगा
यज्ञ कौन कर रहा है? राजा कर रहा है, आम लोग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ में वो दूध है, घी है, अनाज है और फल है, ये ऑफर कर रहे हैं देवी देवताओं को। द रिच पीपल एंड बिजनेसमैन कंडक्टेड बिगर सेक्रीफाइसेस। जो अमीर लोग होंगे, जो बिजनेस क्लास होगा, वो क्या करेगा? बड़े बड़े त्याग करेगा, ऑफर करेगा ज्यादा महंगी चीजें। ड्यूरिंग सच यजनास पुरोहित रिसीव्ड गोल्ड, एक्सपेंसिव क्लोथ एंड लार्ज नंबर ऑफ काउज एज गिफ्ट, यानी दक्षिणा के तौर पे। पुरोहित यानी जो यज्ञ करवा रहा है उसको सोना दिया जा रहा है, महंगे कपड़े दिए जा रहे हैं और गाय दी जा रही है दक्षिणा के तौर पे। गिविंग दक्षिणा वॉज ऑल्सो रिचुअल एंड पायस ड्यूटी, यानी दक्षिणा देना, वो भी गाय देना दक्षिणा में, इसको क्या माना जा रहा है? रिचुअल, है ना, एंड पायस ड्यूटी, यानी एक रिवाज माना गया और एक पायस यानी कि पवित्र कर्म कार्य माना गया। रिचुअलिज्म का मतलब होता है कर्म कांड। had gained strong roots and even a small deviation while performing certain worship was considered a sin। अब रिचुअलिज्म का मतलब होता है रीति रिवाजों को बिल्कुल बेहतर ढंग से करना, यानी इसमें छोटी मोटी भी गलती होती थी तो उसको पाप मान लिया जाता था। फर्दर न्यू डॉक्ट्राइन यानी नए सिद्धांत आए। द ब्राह्मिन्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट मेनी इनोवेशन एंड इवॉल्विंग न्यू डॉक्ट्राइन। कौन लेके आया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्राह्मण जिम्मेदार है। इन्होंने क्या लाया? नए नए इनोवेशंस लाए, नई चीजें लेके आई और नए सिद्धांत लेके आए। मोर इम्फेसिस वाज लेड ऑन पेनेंस कॉल्ड तपस्या विच बिकेम रिचुअलिस्टिक। ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया गया? पेनेंस के ऊपर, यानी त्याग के ऊपर दिया गया, तपस्या के ऊपर दिया गया। वो कैसा हो गया फिर? रिचुअलिस्टिक हो गया। द न्यू डॉक्ट्राइन इंक्लूडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म यानी एक्शन, धर्म यानी ड्यूटी, एंड मोक्ष दैट इज सॉल्वेशन। अब नए सिद्धांतों में क्या क्या है? सिद्धांत है कर्म के, धर्म के और मोक्ष के। द बिलीफ इन रीबर्थ गेंड, यानी कि अब क्या हो गया? लोगों का जो भरोसा था रीबर्थ का, वो अब धीरे धीरे और ज्यादा गेन आने लगा उसमें, लेकिन यानी कि लोग और ज्यादा बिलीव करने लगे कि हाँ भाई पुनर्जन्म होता है। कंसिक्वेंटली ऑल दीज इनोवेशंस स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स। और इसकी वजह से हुआ क्या? इन सारे नए इनोवेशंस की वजह से जो ब्राह्मण है उनका जो पोजीशन है, उनकी जो जगह है और मजबूत हो गई, उनका पद। द ब्राह्मण्स said to have divine powers, कि अरे ब्राह्मण के पास क्या है? दैवीय शक्तियां, अलौकिक शक्तियां हैं। नो रिचुअल, कोई रिवाज, रीति रिवाज वगैरह, कोई कर्मकांड या कोई भी धार्मिक सेलिब्रेशन, उत्सव वुड कमेंस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द ब्राह्मण। कोई ऐसा कर्मकांड हो या फिर कोई धार्मिक समारोह हो या कोई धार्मिक उत्सव हो, ये सब कुछ नहीं हो पाता था बिना किसी ब्राह्मण के। इनके बिना होना मुमकिन नहीं था। ठीक है, फर्दर आगे चलो देखते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में। द ऋग्वेदिक इकोनॉमी वॉज प्राइमरली पेस्टोरल। पेस्टोरल मतलब देहाती, हमने बता दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फॉर आर्यंस कैटल वॉज सिनोनिमस विथ वेल्थ। तो आर्यंस के लिए कैसा था? कि बिल्कुल एक जैसा था, धन या फिर कैटल। ये कैटल यानी कि वही पशुपालन। अ वेल्दी पर्सन वॉज कॉल्ड गोमत। जो अमीर होता था उसको गोमट कहते थे। गोपा एंड गोपति वेर एपिथेट्स गिवन टू द किंग। अब ये जो गोपा है और गोपति है, ये एपिथेट्स यानी विशेषण यानी नाम दिया जाता था किसको? राजा को। टाइटल की तरह बोल सकते हो इसको, टाइटल दिया जाता था। इन द ऋग्वेद गोधुली इज यूज्ड एज अ टर्म फॉर मीजर ऑफ टाइम। गोधुली इस्तेमाल होता था, ये एक मीजर है, नाप तोले, किसके लिए? समय के लिए। डिस्टेंस इज कॉल्ड गव्युति। गव्युति को, डिस्टेंस को गव्युति कहा जाता था। एंड डॉटर इज कॉल्ड दोहित्र, और बेटी को दोहित्र कहा जाता था। और वन हु मिल्क्स द काउ, या फिर जो दूध दोहने वाला होता था उसको भी दोहित्र कहा जाता था। कंपेयर टू द लिंग्विस्टिक एविडेंस, मतलब जो लैंग्वेज है उसके सबूत के हिसाब से, फॉर कैटल रियरिंग इन द ऋग्वेदा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फाइंड वेरी फ्यू रेफरेंसेस। कैटल रियरिंग का ना बहुत कम रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है।
यानी कि वो जो पालन है गाय का, भेड़ बकरियों का, इन सब का कम मिलता है रेफरेंस इन गतिविधियों का। अपार्ट फ्रॉम यावा और बार्ले, यावा या फिर बार्ले के अलावा नो अदर ग्रेन्स आर मेंशन्ड, कोई दूसरा अनाज देखने को नहीं मिलता जौ के अलावा। There are references to fire being used for burning the forest cover and the practice of shifting cultivation। क्या देखने को मिलता है? रेफरेंस यहां पे देखने को मिल रहा है, आग का इस्तेमाल किया जा रहा है जंगल को जलाने के लिए और शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है। Further, the area received low rainfall and the major river mentioned in the Rig Veda were known to change their courses frequently। इसके अलावा कह रहा है कि जो क्षेत्र है वहां पे बारिश कम हो रही है और जो मेन रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, इसके अंदर ऋग्वेदा में मेंशन है, वो अपना रास्ता बदल रही हैं फ्रीक्वेंटली, यानी कि तेजी के साथ, है ना, कई बार। इन दीज कंडीशन द alluvial lands near the rivers could not be cultivated on a permanent basis। alluvial मतलब बाढ़ की वजह से जो मिट्टी आती है, उस तरह की मिट्टी को alluvial लैंड कहते हैं, है ना, बाढ़ वाली जलोढ़ वाली मिट्टी। तो वो जो एरिया है नदी के पास का, तो नदी बार बार समय समय पे रास्ता बदल रही है, इसकी वजह से ये alluvial लैंड जो था उसको खेती बाड़ी में उपयोग कर पाना मुश्किल हो गया। मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी टुक प्लेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज। अब लेटर वैदिक फेज में क्या हुआ? बड़े बड़े बदलाव हुए। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रू ड्यूरिंग दिस फेज। अब लोग क्या करने लगे? खेती बाड़ी की तरफ अपना जो है बढ़ने लगे, यानी खेती बाड़ी ज्यादा हो रही है अब। The growth of agriculture in the later Vedic period was made possible by the availability of vast tract of fertile alluvial land of the Ganga Yamuna Doab and the Middle Ganga Valley। अब ये क्या हो रहा है भाई? जो ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर का यानी कृषि का लेटर वैदिक पीरियड में, वो पॉसिबल किसकी वजह से हो रहा है? जमीनें मिली, गंगा यमुना दोआब के आसपास की जमीनें मिली और मिडिल गंगा की घाटी वाली जमीन मिली कि वहां पे क्या हो सके? अच्छे से खेती हो सके। Both archaeological and literary sources depict the introduction of rice as the staple diet of the people। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्कोलॉजिकल यानी पुरातत्व विभाग ने जो कुछ भी दरारों में ढूंढा है, और लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक सोर्सेज जो है वो बताते हैं कि राइस एक स्टेपल डाइट था लोगों का। स्टेपल का मतलब होता है मेन डाइट, मुख्य डाइट था लोगों का। द वैदिक टेक्स्ट मेंशन व्रीहि। वैदिक टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? व्रीहि। व्रीहि किसके लिए? राइस के लिए। तंदुला एंड साली डिनोटिंग राइस। ये तीनों किसको डिनोट करते हैं? ये तीनों डिनोट करते हैं चावल को। द लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू ऑक्सेन योक टू प्लफ। लेटर वैदिक टेक्स्ट में, ग्रंथ में क्या मिला है? ऑक्सेन। ऑक्सेन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए? प्लफ के लिए। प्लफ के लिए यानी कि जमीन को कोड़ने के लिए। सजेस्टिंग द प्रिविलेंस ऑफ प्लफ कल्टीवेशन। और इससे पता चलता है कि प्लफ कल्टीवेशन होता था। Toward the end of this period, iron ploughshare and metal tools were used and a variety of crops were cultivated। अब जब ये पीरियड एंड हो रहा था, इस पीरियड के अंत होते होते आयरन से का प्लफशेयर इस्तेमाल होने लगा। हल जिससे जोतते हैं खेत को सॉरी, उसको उसका इस्तेमाल होने लगा, और उसके इस्तेमाल की वजह से क्या हो रहा है? अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो है कल्टीवेट किए जाने लगे। द क्राफ्ट्समैन मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट इंक्लूडेड लेदर वर्कर। अब यहां जो काम करने वाले कारीगर हैं, इसमें कौन है? वो चर्माकराज हैं जो कि लेदर यानी चमड़े का काम कर रहे हैं। व्हील राइट्स हैं जो पहिया बना रहे हैं। रथाकाराज हैं। ब्लैक स्मिथ हैं जो कि कहा जाता है लोहार को। पॉटर्स हैं, कुलाला कहा जाता था उनको, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं। एंड कारपेंटर्स यानी उनको टक्सन कहा जाता था। कारपेंटर यानी लकड़ी का सामान बनाने वाले बढ़ई। हाउएवर नन ऑफ दीज ग्रुप्स वेयर कंसिडर्ड एज ऑफ लो स्टेटस। और किसी को भी, ये जितने भी काम करने वाले हैं, किसी को लो स्टेटस वाला माना नहीं जाता था। वीविंग सीम्स टू हैव बीन अ क्राफ्ट। और जो बुनाई थी ये भी माना जाता था एक कारीगरी। वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप was the most common raw material। जो ऊन मिलता था किससे? भेड़ों से। उसको क्या माना जाता था? सबसे
कॉमन रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था। कॉटन इज नॉट मेंशन, कॉटन का इस्तेमाल नहीं है, वूल का जो है मेंशन किया हुआ है, वूल इसमें, लेकिन कॉटन नहीं था। व्यापार ट्रेड की बात करें तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज एग्रीकल्चरल सरप्लस लेड टू ट्रेड। जब लेटर वैदिक फेज आया, जैसे तुमने देखा इससे पहले वाला जब फेज एंड कर रहा था, तो लोहे का प्लस शेयर वगैरह आ चुका था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कम समय में ज्यादा कल्टीवेशन हो रहा है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आ रहे हैं। तो क्या होगा, अब सरप्लस जो खेती होगी उसकी वजह से क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। गिविंग राइज टू द मार्केट फ्रॉम विच डेवलप टाउन्स एंड सिटीज। अब इसकी वजह से मार्केट हुआ, और मार्केट फिर डेवलप हुए किसमें, टाउन्स में, नगर में बदले, नगर फिर बदलेंगे शहर में। द ट्रेड बिकेम द पाइवट अराउंड विच द होल टाउन एंड सिटी लाइफ मूव्ड। केंद्र हो गया, मेन सेंटर हो गया, कौन, ट्रेड हो गया, जिसके आसपास इर्द गिर्द नगर और शहर जो है घूम रहा था। मार्केट जहां भी लगता है उसके आसपास का इलाका ही शहर होता है, तुम देखो, और शहरों में ही मार्केट, मार्केट में ही शहर। ऑल्दो द आर्यंस हैड इंट्रोड्यूस्ड क्वाइंस, इन्होंने सिक्का इस्तेमाल कर वो करना शुरू कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। बार्टर सिस्टम वाज स्टिल डोमिनेंट इन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। बार्टर सिस्टम यानी एक सामान देना दूसरा सामान लेना, तो ये चीज बार्टर सिस्टम अभी भी जो है दबदबा था, इसका डोमिनेंट था, यानी कि प्रचलित था दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में। ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय की बात करें तो बिसाइड्स एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, खेती बाड़ी और व्यापार के अलावा अदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इंक्लूड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को पालना पोसना। क्राफ्ट्स इन वेरियस मेटल्स, क्राफ्ट कारीगरी की जा रही है अलग अलग धातु में, जैसे कारपेंट धातु में, और साथ ही साथ कारपेंट्री हो रही है यानी बढ़ई वाला काम। पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। फिशरीज मछली मारना। वुमेन वेर इंगेज्ड इन स्पिनिंग, जो औरतें हैं वो स्पिनिंग में, वीविंग में, बुनाई में और निटिंग में, यानी ये किसी चीज को बुनना, कपड़ा या स्वेटर को बुनना। एंड डाइंग यानी कि कपड़ों को कलर देना, इन सब कामों में औरतें हिस्सा लेती थी, ये सब काम औरतें करती थी। चलो अब यहां पे हम लोगों का चैप्टर हो गया एंड। यहां पे थोड़ा सा हम लोग जो है कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि जो कुछ भी हमने जो है चैप्टर में पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, है ना, कि क्या डिफरेंस था अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में। सोसाइटी यानी समाज के हिसाब से देखें तो फैमिली तो जो है वो बेसिक यूनिट था, किसमें, अर्ली वैदिक एज में। वोमेन इंजॉयड इक्वल राइट, बराबरी का अधिकार था औरतों को, और शादी की इजाजत भी थी मनपसंद के साथ। रिजिड कास्ट सिस्टम प्रिवेल नहीं करता था, एक ही परिवार के होके अलग अलग ऑक्यूपेशन, व्यवसाय वो अपना सकते थे। गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का। फूड कौन कौन सा था, मिल्क था, बार्ले था, फ्रूट्स था, वेजिटेबल और मीट था। वर्शिप किया जाता था, नेचर, प्राकृतिक की पूजा करती थी, की जाती थी, और जो नेचुरल फिनोमेना थे वही प्रिवेल किया करता था। नेचुरल फिनोमेना यानी कि प्राकृतिक जो फिनोमेना होता है, घटनाएं होती हैं वो, जैसे बिजली की पूजा की जा रही थी, है ना, इस तरीके से बिजली वगैरह। इंद्र अग्नि, आसमानी बिजली, इंद्र, अग्नि, वरुणा, मित्रा, सूर्य एटसेट्रा वेयर वर्शिप्ड, ये गॉड के नाम है। एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स एंड आइडल्स, कोई मंदिर नहीं, कोई भी मूर्ति नहीं। हाइम्स यानी कि जो मंत्र है, वेयर चैंटेड इन द ओपन, है ना, खुले में इसका उच्चारण किया जाता था। वर्शिप ऑफ फोर फादर्स एंड बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ प्रिवेल्ड। वर्शिप ऑफ फोर फादर, अपने पूर्वजों की पूजा की जाती थी, और माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी है। लेटर वैदिक एज में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का प्रचलन था। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वोमेन, अधिकार जो है औरतों का छीन लिया गया, कम कर दिया गया। द कास्ट सिस्टम वॉज बिकमिंग रिजिड, कास्ट सिस्टम बिल्कुल कैसा हो गया, रिजिड यानी कि ना बदलने वाला। गुरुकुल सिस्टम वॉज फर्दर इनलार्ज, गुरुकुल सिस्टम और बेहतर हुआ। कंजप्शन ऑफ मीट वॉज रिड्यूस्ड, यानी कि मीट का अब सेवन कम हो रहा है। राइस बिकेम स्टेपल सीरियल, स्टेपल मतलब कि मेन उनका खाना हुआ, अनाज। रिलीजन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, जो धर्म था और ज्यादा जटिल हो गया, पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ। ब्रह्मा, रामा एंड कृष्णा एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड शिवा केम टू बी वर्शिप्ड। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, विष्णु के अवतार थे और शिव जो है वर्शिप किए जाने लगे। ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस किए मैनी रिचुअल्स, यानी बहुत सारे कर्म कांड।
मेड देयर पोजीशन सिक्योर, और अपना पोजीशन उन्होंने क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया। फेथ इन सुपरस्टिशंस एंड स्पेल्स, भरोसा होने लगा, इस सुपरस्टिशियस बिलीफ होने लगा। और स्पेल्स मतलब कोई कुछ कह वह दे तो, है ना, कुछ कर देगा, है ना, कि मतलब किसी की बद्दुआ वगैरह नहीं लेनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, श्राप वगैरह नहीं लेना। न्यू प्रिंसिपल यानी कि नए सिद्धांत आया, लाइक पेनेंस यानी कि त्याग करना, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म आया, सिद्धांत कर्म का, धर्म का और मोक्ष का डेवलप हुआ। इकोनॉमिक बेसिस पे भी हम लोग देख लेते हैं, आर्थिक हिसाब, आर्थिक रूप से कि किस तरह से लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज आपस में अलग है। इन द बिगनिंग द मेन ऑक्यूपेशन वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पाला पोसा जाता था, एंड एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी, और एग्रीकल्चर जो है सेकेंडरी चीज थी। प्राइमरी क्या है, प्राथमिकता किसको दी जाती थी, जानवरों को, जानवरों के सेवन को। कैटल वाज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ, सबसे मेन धन का स्रोत कौन है, कैटल, है ना, जानवर। मेनी इंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत सारे जो है व्यापार में और व्यवसाय में इंगेज थे। डाइंग यानी कलर करना का कपड़ों वगैरह को, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करना, कारपेंट्री जानते ही हो, वीविंग बुनाई करना, पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाना, क्राफ्ट कारीगरी इन गोल्ड एंड आयरन वेयर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें जो थी एक मेन व्यापार की तरह थी। वहीं लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर अब प्रोमिनेंट हो गया, एग्रीकल्चर मेन हो गया, है ना। वाइल्ड डोमेस्टिकेशन जो एनिमल का था वो भी अभी चल रहा है, लेकिन प्राथमिकता अब किसको दी जा रही है, मेनली कृषि को। लैंड वॉज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ, पहले कौन है, जानवर, अब कौन हो गया, जमीन। ट्रेडर्स गिल्ड्स हैड कम अप एंड ट्रेड हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या हुआ, बिसाइड ऑक्यूपेशन ऑफ अर्लियर पीरियड many new occupation like physician, musician and many other profession emerged। अब यहाँ पे व्यापार वगैरह बढ़ गया और इंपॉर्टेंट हो गया, और साथ ही साथ जो ऑक्यूपेशन पहले थे उसमें और ज्यादा बढ़ावा आया, फिजिशियंस आए, म्यूजिशियंस आ गए, है ना, और दूसरे भी बहुत तरह तरह के प्रोफेशन इमर्ज हुए लेटर वैदिक एज में। चैप्टर काफी लंबा था, लेंदी था, और हमने कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो हमने इस चैप्टर में छोड़ी हो, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत करना, स्किप करने से कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जो पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो हम इससे ज्यादा एनर्जी के साथ करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया है, और इवन आप फील करोगे कि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।